हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइक शॉट्स। आज इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 2 को वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। नहीं, लाइक शेयर करने के लिए नहीं कह रहा मैं, वो तो आपको पता होगा, वैसे आपको कर देना चाहिए। बट रिक्वेस्ट ये है कि इसको ना, इस चैप्टर को एज अ चैप्टर मत समझो। मतलब अगले 1 घंटे के लिए जितने भी मिनट की मतलब ये वीडियो होने वाली है, आई डोंट नो, तो उसको देख लेना टाइम को। और उतनी देर के लिए ना एटलीस्ट अपने मन से ये थॉट निकालने की कोशिश करो कि भाई मैं इसे पढ़ रहा हूँ कि मुझे नंबर चाहिए, या मुझे तो भाई पेपर के लिए पढ़ना है। नहीं यार, ऐसा नहीं पढ़ना। इस चैप्टर के साथ जस्टिस नहीं होगा अगर आप इसे इस वजह से पढ़ोगे, क्योंकि ये चैप्टर इतना प्रैक्टिकल है, इतना बढ़िया है कि आपको आपके बारे में कुछ बातें बताने वाला है। आपका सेल्फ क्या होता है, सेल्फ से ज़्यादा और कितना प्रैक्टिकल लोगे? हम एज़ अ स्टूडेंट सोचते हैं ना कि भई हमारा ये जो चैप्टर है ये मेरी ज़िंदगी में कहाँ काम आएगा, क्या होगा है? तो इससे ज़्यादा और क्या लोगे? ये तो आपका सेल्फ के बारे में आपको बता रहा है कि भई आपका सेल्फ क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग में बस यही रिक्वेस्ट थी छोटी-सी कि भई अब ऐसा नहीं सोचना कि हम किसी नंबर के लिए पढ़ रहे हैं कुछ, बस इसे समझना है, ठीक है? तो मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ इस वीडियो में, और आपने बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है, दिमाग में जाने देना है। लर्निंग-वर्निंग तो बाद में होती रहेगी, पहले समझ लो कि चीज़ क्या है, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं। अब पहले ध्यान से सुनो, चैप्टर का नाम को समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सेल्फ और पर्सनैलिटी। तो सेल्फ और पर्सनैलिटी हमें जब हम सुनते हैं ना पहली बार शब्द, तो लगता है तो सेम ही बातें हैं। नहीं, सेम नहीं है। पता है क्या डिफरेंस है? सेल्फ का मतलब होता है कि जो हम अपने बारे में परसीव करते हैं, जैसे हम खुद को परसीव करते हैं, जो हम खुद के बारे में कुछ फीलिंग्स रखते हैं, जो आइडियाज़ रखते हैं, जो थॉट्स रखते हैं, जो हमारे खुद के साथ के एक्सपीरियंसेस हैं। यानी कि जो मैं मानता हूँ कि मैं हूँ, वो मेरा सेल्फ होता है। और जो मैं असल में होता हूँ, यानी कि जो मेरी रियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मेरी रियल क्वालिटीज़ हैं मेरे अंदर की साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़, वो मेरी पर्सनैलिटी होती है। तो मेरे अंदर की जो रियल क्वालिटीज़ हैं, अगर मैं उन सब क्वालिटीज़ को मिला दूँगा, जोड़ दूँगा कि भई मैं हेल्पफुल हूँ, मैं पोलाइट हूँ, मैं लोगों की बात में जल्दी आ जाता हूँ, मैं ओबीडियंस शो करता हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर मैं मिला दूँगा, तो मेरे एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो कुछ हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेरे अंदर, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको मिलाकर मेरी पर्सनैलिटी बन जाती है। और सेल्फ क्या होता है? जो मैं अपने बारे में फ़ील करता हूँ। ये तो हो गया चैप्टर के नाम का मतलब, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा डिफरेंस है इन टर्म्स में। अब चैप्टर जो स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होता है सेल्फ के साथ की मिलती-जुलती एक और टर्म से। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेल्फ क्या होता है कि भई जो हम अपने बारे में परसीव करते हैं। तो जब तक हम अपनी तरफ से उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे होते हैं, तब तक वो सेल्फ रहता है। बट जब दूसरा इंसान सामने से हमें आकर देखता है, समझने की कोशिश करता है, यानी कि दूसरा इंसान जब हमारी उन क्वालिटीज़ को परसीव करता है, तो वो सीधा सेल्फ को परसीव नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि सेल्फ तो मैं क्या सोच रहा हूँ अपने बारे में वो है। तो वो क्या परसीव करेगा? वो मेरी आइडेंटिटी को परसीव करेगा। सो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एडिशनली बता रहा हूँ। आइडेंटिटी का मतलब होता है एट्रिब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट आर परसीव्ड बाय अदर्स। हमारे ऐसे एट्रिब्यूट्स जो कि बाकी लोग परसीव करते हैं। तो जिस टाइम पर हमारे एट्रिब्यूट्स बाकी लोग परसीव कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आइडेंटिटी कहा जाता है। सो आवर एट्रिब्यूट्स परसीव्ड बाय अदर्स आर आवर आइडेंटिटी। नाउ ये 2 तरीके की होती है। एक हमारी पर्सनल आइडेंटिटी और एक हमारी सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि हमारे ऐसे एट्रीब्यूट्स जो सिर्फ मुझ तक लिमिटेड हैं और मुझे बाकियों से यूनिक फील करवाते हैं। यानी कि पर्सनल आइडेंटिटी में ऐसे मेरे एट्रीब्यूट्स आएंगे। एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब होता है? हमारी ऐसी कुछ क्वालिटीज, हमारी ऐसी कुछ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें बाकियों से अलग फील करवाती हैं। जैसे कि मैं बोलूं भाई, मेरा नाम, जो मेरा नाम है वो मुझे बाकियों से अलग फील करवा रहा है, मुझे यूनिक बना रहा है। तो मेरा नाम हो गया मेरी पर्सनल आइडेंटिटी। और वहीं मेरा जो कास्ट है, जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस कल्चर से मैं बिलोंग करता हूँ, जो जो मेरी कास्ट रिप्रेजेंट करती है ना, एक ग्रुप से साथ हमें जोड़ती है, वो कास्ट हो गई मेरी सोशल आइडेंटिटी। तो मतलब कि ऑल द एट्रीब्यूट्स दैट मेक्स अस फील सिमिलर विद अदर्स और मेक्स अस फील कनेक्टेड विद अदर्स, इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारी सोशल आइडेंटिटी को। सो इन शॉर्ट, आइडेंटिटी का मतलब हमारे वो एट्रीब्यूट्स जो कि बाकी लोग परसीव कर रहे हैं। और पर्सनल आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी होती है जिसके अंदर हमारी ऐसी एट्रीब्यूट्स आती हैं जो हमें बाकियों से अलग फील करवाती हैं, लाइक यूनिक फील करवाती हैं। और सोशल आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी, हमारे ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि हमें बाकियों के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ाव फील करवाते हैं। देन अगला टॉपिक आता है सेल्फ, जिसके बारे में लगभग मैंने आपको बता दिया। अब इसके डिफाइन पे चलते हैं। डिफाइन क्या कहती है? टोटलिटी ऑफ वंस कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स विद रिगार्ड्स टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यानी कि एक इंसान अपने बारे में
जो कुछ एक्सपीरियंसेस रखता है, यानी कि उसके खुद के साथ के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उसके अपने बारे में क्या आइडियाज हैं, उसके खुद के दिमाग में क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, उसके खुद के बारे में, मतलब विद रिगार्ड्स टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक इंसान अपने बारे में ओवरऑल क्या क्या एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स रखता है, उसको हम बोलते हैं हमारा सेल्फ। इसको, इन सब बातों को अगर जोड़ के बोले तो एक शब्द में इसको समाप्त कर सकते हैं, आर परसेप्शन अबाउट आर ऑन सेल्फ इज आर सेल्फ। जो भी हम अपने बारे में खुद को जिस तरीके से परसीव करते हैं वही हमारा सेल्फ होता है, और इसकी डेफिनेशन आएगी ये जो आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद दो तरीके के अब सेल्फ होते हैं, एक हमारा पर्सनल सेल्फ होता है और एक हमारा सोशल सेल्फ होता है। जैसे कि आइडेंटिटी हमने पढ़ी दो तरीके की, वैसे ही सेल्फ भी होता है। आइडेंटिटी और सेल्फ में ज्यादा कुछ खासा फर्क नहीं है। सेल्फ का मतलब है जो मैं फील कर रहा हूं, और एंटिटी का मतलब है जो सेम चीज बाकी लोग परसीव कर रहे हैं। जब तक मैं अपनी एंगल से देखता हूं तब उसको सेल्फ नाम दिया जाता है, जब बाकी लोग देख रहे होते हैं तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। सो बेसिकली पर्सनल सेल्फ अब क्या होगा, जैसे पर्सनल आइडेंटिटी थी वैसे ही पर्सनल सेल्फ सिर्फ खुद तक लिमिटेड रहता है। यानी कि जो सेल्फ की डिफाइन है उसके साथ अगर हम ये जोड़ दें कि ओनली लिमिटेड टू माई सेल्फ, the totality of my own conscious experiences, ideas, thoughts, feelings with regards to myself only, all my feelings, thoughts जो सिर्फ मुझ तक लिमिटेड है। जैसे कि भाई मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, मैं अपने बारे में सिर्फ क्या फील करता हूं कि मैं कैसा हूं, मेरी ये कमियां हैं, ये मेरी अच्छाइयां हैं। अच्छा, मुझे पर्सनल फ्रीडम मिलती है या नहीं मिलती है, मेरी जिंदगी में मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या बनती हैं, ये सब जो मैं सोच रहा हूं ये सब मेरा पर्सनल सेल्फ को दर्शाता है। सो पर्सनल सेल्फ इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद वन सेल्फ ओनली। और सोशल सेल्फ क्या होता है, इट एमर्जेस इन रिलेशन विद अदर्स। यानी कि ये हमारी ऐसी अब थॉट्स और फीलिंग्स होती हैं जो कुछ हमारी आसपास की सोसाइटी के साथ रिलेट करती है। ऐसी भी तो हमारे मन में थॉट्स या फीलिंग्स होती है ना, कि भाई मैं कॉपरेशन के बारे में क्या मानता हूं, क्या मैं मानता हूं कि लोगों को क्या भाईचारा रखना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, क्या लोगों के अंदर कॉपरेशन होना चाहिए या कॉम्पिटिशन अच्छा होता है। इन सब बातों के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, अपने दोस्तों के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, अपनी फैमिली के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, ये सब चीजें मेरा सोशल सेल्फ होती है। सो ऑल आर थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज, सब कुछ जो कि मेरी फैमिली या फिर मेरे फ्रेंड्स या किसी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट में मेरे आसपास की सोसाइटी के साथ रिलेटेड है, उन सब चीजों को हम बोलते हैं वो हमारा सोशल सेल्फ है। तो इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ये एमर्ज तभी होगा जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ रिलेशन में होंगे। सो इट एमर्जेस इन रिलेशन विद अदर्स। इसीलिए इसको और दो नामों से जाना जाता है, एक इसका नाम है फैमिलियल सेल्फ और दूसरा इसका नाम होता है रिलेशनल सेल्फ। उसके बाद अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है कि भाई हमारे जो सेल्फ है ना, जो हमने बोला, जो हम अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, वो दोगलापन उसके अंदर एक हमें दिखता है, जिसको हम बोलते हैं डुअल स्टेटस ऑफ द सेल्फ। ये दोगलापन क्यों शब्द मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि सेल्फ का डुअल स्टेटस होता है। डुअल स्टेटस का मतलब है कि भाई कभी तो हम अपने आप को ऐसे देखते हैं कि भाई साहब अपनी जिंदगी में सब कुछ मैं खुद ही करता हूं, और कभी तो हम खुद को ऐसे परसीव करते हैं, अपने मन की बात हो रही है यहां पर, कि अपने मन में खुद को हम ऐसे देखते हैं कि भाई मैं सब कुछ कर रहा हूं, और कभी ऐसे देखते हैं कि मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सब्जेक्ट, अपने आप को एज अ सब्जेक्ट फील करने का मतलब क्या होता है कि हम खुद को एक ऐसी एंटिटी की तरह देख रहे हैं जो कुछ करता है, यानी कि जिसके हाथ में कंट्रोल है, वो कुछ कर सकता है, वो खुद ही करता है। यानी कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी लाइफ में सब कुछ करता हूं। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो इस टाइम पर मैं अपने आप को एज अ सब्जेक्ट पेश करूंगा। मैंने एग्जाम में बहुत बढ़िया कर दिया, भाई साहब इतने नंबर ले आया मैं, तो ये मैं अपने आप को कैसे देख रहा हूं कि मैं एक सब्जेक्ट हूं, मैंने कुछ किया। और वहीं मैं बोलूं कि अरे यार क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल आ गया, मैं फेल हो गया, यानी कि क्वेश्चन पेपर मुश्किल आने की वजह से मैं फेल हो गया, तो मेरे साथ कुछ हुआ है, मेरी गलती नहीं है, मतलब मैंने कुछ नहीं किया इसमें, ये तो बस मेरे साथ हुआ है। उस पर्सन ने मुझे हर्ट कर दिया, मैं अपने आप हर्ट नहीं हुआ, उसने मुझे हर्ट कर दिया। तो यहां पर मेरे ऊपर कुछ हो रहा है, मतलब मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो हम अपने आप को एज एन ऑब्जेक्ट तब देखते हैं जब हम फील करते हैं कि समथिंग इज बीइंग डन ऑन अस, और जब हम कुछ कर रहे होते हैं तब हम अपने आप को सेल्फ एज सब्जेक्ट की तरह देख रहे होते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझा जा सकता है कि आप अपने आप को शीशे में देख रहे हो। सो आई एम सीइंग माई सेल्फ इन द मिरर, या आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, मैं अपने आप को शीशे में देखता हूं। सो आई सी माई सेल्फ इन द मिरर। ये जो आई हो गया, ये क्या हो गया, क्योंकि हमने लिखा है आई सी, तो आई सी वाला जो पार्ट है इस सेंटेंस का, ये हो जाएगा
सेल्फ एज सब्जेक्ट, कि आप खुद को ऐसे देख रहे हो जो कुछ कर रहा है, आप खुद को देख रहे हो ना, तो आप कुछ कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप देखने वाले हो, पर देखा किसे जा रहा है? माई सेल्फ। तो वो माई सेल्फ क्या हो गया? माई सेल्फ हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप खुद को ही देख रहे हो। तो इस सेंटेंस में ये हो गया कि मुझे देखा जा रहा है, पर मैं देख भी रहा हूं। सो जब मैं बोल रहा हूं कि मैं देख रहा हूं, उस टाइम पर मैं अपने आप को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूं, और जब मैं बोल रहा हूं कि मुझे ही देखा जा रहा है, उस टाइम पर मैं अपने आप को एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूं। आई होप ये समझ आया होगा आपको। नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को वापस रिपीट करके देख लो, समझ आ जाना चाहिए, वरना कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एस्टीम अगला टॉपिक आता है। सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब है? सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि आप खुद को, आपकी नजर में खुद के लिए क्या रिस्पेक्ट है, वो आपकी सेल्फ एस्टीम होती है। आप खुद को कितना वैल्यूएबल मानते हो अलग अलग लाइफ के फील्ड्स में, जोन्स में, एरियाज में। आपकी क्या वैल्यू जजमेंट है अपने बारे में। जैसे कि मेजरली 7 साल की उम्र तक 4 तरीकों की स्टेजेस में, मतलब एरियाज में लाइफ के, हमारी सेल्फ एस्टीम डेवलप हो चुकी होती है। अकेडमिक सेल्फ एस्टीम, मैं पढ़ाई लिखाई में किस तरीके का हूँ। सोशल कॉम्पिटेंसी मेरी मतलब किस तरीके की है, कि मैं सोसाइटी से कैसे रिलेट करता हूँ। एथलेटिक्स मेरे किस तरीके की है, एथलेटिक स्किल्स मतलब कि कैसा है मैं, एथलेटिकली अगर अपने आप को देखूं तो मैं किस तरीके का हूँ। फिजिकल अपीयरेंस में मैं किस तरीके का हूँ। इन 4 एरियाज में हमारी सेल्फ एस्टीम बन चुकी होती है बाय द एज ऑफ 7। और भी एरियाज इसमें जुड़ते हैं, जैसे जैसे हमारी लाइफ में एज हमारी और बढ़ती है, एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, और फिर इसके बाद एक ओवरऑल सेल्फ एस्टीम भी हमारी बन जाती है। बेसिकली द वैल्यू जजमेंट, व्हाट डू यू फील अबाउट योर सेल्फ, हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ, दिस इज योर सेल्फ एस्टीम। देन सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का, अब ये बहुत ज़्यादा हाईली इंटर रिलेटेड से कॉन्सेप्ट है। अगेन वी आर नॉट स्टडिंग मैथ्स, वी आर स्टडिंग साइकोलॉजी। ह्यूमन को पढ़ रहे हैं, तो भाई हमारे अंदर बहुत सारी मिलती जुलती सी फीलिंग्स, कॉन्सेप्ट्स हैं। सेल्फ एस्टीम जैसा ही एक नोशन है, एक कॉन्सेप्ट है, वो है सेल्फ एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है कि हम खुद को कितना कारगर मानते हैं, इफेक्टिव मानते हैं। ओवरऑल लाइफ में ये होता है। सो सेल्फ एफिकेसी का कहीं ना कहीं मतलब है एक ऐसा बिलीफ कि हाँ यार मैं कर लूंगा इस काम को, यस यस आई कैन। चाहे मेरी एस्टीम कम हो उस चीज में, स्टिल मैं नए नए कामों को करने के लिए तैयार हूं, बिकॉज मेरी एफिकेसी हाई है। मैं मानता हूं मैं कारगर हूं, कर तो सकता हूं। मतलब कि जो भी कुछ डिमांड्स हैं मेरे एनवायरनमेंट की मुझसे, उस सिचुएशन में सक्सीड होने के लिए, वो मेरे अंदर है। अगर मैं ट्राई करूंगा तो मैं कर लूंगा। ये होता है सेल्फ एफिकेसी। जिसकी सेल्फ एफिकेसी हाई होती है, उसको डर भी सिचुएशन से कम लगता है, और वो ज़्यादा रिस्क लेने के लिए लोग तैयार भी हो जाते हैं, जिनकी एफिकेसी हाई होती है। सो एफिकेसी इज समवेयर ऑल्सो रिलेटेड टू दिस बिलीफ, कि क्या कितना मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है, और कितना मेरी लाइफ का कंट्रोल जस्ट लक के हाथ में है। जिस पर्सन की सेल्फ एफिकेसी हाई है, वो मानता है कि उसकी लाइफ का पूरा कंट्रोल उसी इंसान के हाथ में है। उसने अच्छा किया है कुछ, तो उसी को ही उसका अच्छा, मतलब उसका कारण उसके पीछे वही था। बुरा हुआ है उसके साथ, तो भी उसके पीछे कारण वो खुद इंसान है। दिस इज सेल्फ एफिकेसी। देन सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब है कि जब हम अपने बिहेवियर को मॉनिटर और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तभी हम उसे रेगुलेट कर पाएंगे। सो एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ऑन बिहेवियर। हम अपने खुद के बिहेवियर को ऑर्गेनाइज और मॉनिटर कर सकते हैं, ऐसी एबिलिटी होती है सेल्फ रेगुलेशन की। इसके अंदर एक टर्म आती है स्पेसिफिक सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है कि जब हम अपनी नीड्स की सेटिस्फेक्शन को डिले कर सकें। डिलेइंग द ग्रेटिफिकेशन यानी कि सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। मेरे अंदर नीड है, मतलब मैंने जोमेटो खोला, स्क्रॉल किया, उसकी कोई ऐड आई थी, बहुत बढ़िया बढ़िया बर्गर पिज्ज़ा वगैरह दिखे, नीड पैदा हो गई, बट मैंने उसे डिले कर दिया, नहीं खाया मैंने। दिस इज सेल्फ कंट्रोल, डिलेइंग द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। देन इसकी कुछ टेक्निक्स हमें बताई गई थी। ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ऑन बिहेवियर, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, कुछ गलत कर रहे हो, देन अपने आप को सेल्फ इंस्ट्रक्ट करो। देन अपने आप को आप रीइंफोर्स भी कर सकते हो। सेल्फ इंस्ट्रक्ट का सिंपल मतलब है कि अपने आप को इंस्ट्रक्शन दो, नहीं भाई ऐसा नहीं करना। सेल्फ रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि अपने आप को आप रीइंफोर्स कर सकते हो कंट्रोल करने के लिए, कि अभी मैंने इसे नहीं खाना है, अगर मैं इसे अभी नहीं खाऊंगा तो अपने आप को आप अप्रिसिएशन दे सकते हो, कुछ और उसके अलावा दूसरा कोई और अच्छा काम कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, कि ये काम ना करके मैं ये कर लूंगा। मतलब अपने आप को ही एक रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना, ये भी आप कर सकते हो। सो ये 3 चीज़ें हैं जो कि सेल्फ कंट्रोल के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ एंड कल्चर। अब कैसे सेल्फ हमारे कल्चर के साथ रिलेटेड है, यानी कि किस तरीके से हमारा जो कल्चर है, जिस कल्चर में हम रहते हैं, उससे हमारे सेल्फ की परसेप्शन में क्या फर्क पड़ जाता है। इस टॉपिक को हम समझते हैं बाय द रेफरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप, कि एक ग्रुप और एक इंडिविजुअल को कैसे अलग अलग करके देखा जाता है इंडियन नोशन में और वेस्टर्न नोशन में। इस तरीके से सेल्फ एंड कल्चर के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। सो नाउ वेस्टर्न व्यू और इंडियन व्यू में एक वर्सेस की तरह एक कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है कि भाई क्या क्या अलग है वेस्टर्न में और क्या कैसे इंडियन में अलग होता है। सो वेस्टर्न व्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो वहां पर रिलेटिवली स्टेबल बाउंड्रीज होती हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है एक बिल्कुल स्टेबल बाउंड्री है। इस वाले ट्राइंगल की बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है, पर यहां पर ये जो आपको बीच में ये दिख रहा है, जो एरो यहां पर बना हुआ है, ये क्या दर्शा रहा है कि ये सर्कल कभी तो बिल्कुल खुल के ग्रुप बन जाता है और कभी बिल्कुल छोटा सा होकर ये एक इंडिविजुअल तक रह जाता है। यानी कि इंडिया में शिफ्टिंग नेचर की बाउंड्री है सेल्फ की, ये शिफ्ट होता रहता है। यानी कि किसी टाइम पर हम फील करते हैं कि हम जस्ट एक इंडिविजुअल है, एक पर्टिकुलर इंसान है, और किसी टाइम पर हमें ऐसा फील होता है कि नहीं, मैं तो अपने पूरे ग्रुप को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बाहर ऐसा बहुत कम है, वहां पर एक स्टेबल बाउंड्री मानी जाती है इंडिविजुअल और उसके ग्रुप के बीच में। वहां पर क्लियर डाइकोटमी होती है। अगला पॉइंट, क्लियर डाइकोटमी। क्लियर डाइकोटमी का क्या मतलब है? डाइकोटमी मतलब होता है डिवीजन, जैसे कि अगेन आपको पिक्चर में दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर डिवीजन दिख रही है ना। ये भाई अलग बिल्कुल एक चीज हमें दिख रही है कि उनके बीच में एक फर्क जो दिख रहा है उसको हम बोलते हैं डिवीजन। ये जो एरोज हैं वो फर्क को दर्शा रहे हैं यहाँ पर, कि वो बिल्कुल इतना देखो गैप है उनके बीच में। सो मतलब कि ये क्लियर डिवीजन है दोनों के बीच में, इंडिविजुअल और ग्रुप। बट इंडिया में क्या ऐसा कोई डिवीजन है? यहाँ तो ग्रुप के अंदर ही इंडिविजुअल बैठा है, तो मतलब कि यहाँ पर कोई भी डाइकोटमी नहीं है, कोई भी डिवीजन नहीं है। देन अगला पॉइंट बहुत ही ऑब्वियस है कि भाई टू डिफरेंट एंटिटीज हैं। एंटिटी का मतलब होता है कोई चीज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि भाई ये जो चीज है, तो वो ऐसे ही एंटिटी कोई मेन शब्द नहीं है, उसका मतलब ऐसे एक चीज है। तो मतलब कि दो अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप, बिल्कुल दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं बाहर। जैसे कि आपको दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल बिल्कुल अलग है और दूसरा ट्राइंगल ही बिल्कुल अलग है, तो दो डिफरेंट एंटिटी हो गई। यहां पर नॉट सेपरेटेड एट ऑल। अपने में अगर आप देखोगे तो भाई साहब वो उसके अंदर ही घुस के बैठा है, तो कहां ही सेपरेटेड है? इंडिविजुअल तो ग्रुप का पार्ट ही हो गया एक तरीके से, सेपरेट तो है ही नहीं। सो इसलिए तीसरा पॉइंट ये हो गया कि नॉट सेपरेटेड। देन वहां पर इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी हम बोलते हैं, कि वेस्टर्न नोशन ऑफ सेल्फ को हम बोलते हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक है, यानी कि वो इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करता है कि भाई एक इंडिविजुअल अपना अलग है और उसका ग्रुप अलग है। बट यहां पर जैसा कि इंडिया में बोला भी जाता है, भाईचारा, एकता, कलेक्टिविस्टिक अप्रोच मानी जाती है इंडियन अप्रोच को। सो बाहर की अप्रोच, वेस्टर्न अप्रोच इंडिविजुअलिस्टिक है और इंडियन अप्रोच को कलेक्टिविस्टिक अप्रोच कहा जाता है, कि यहां पर कलेक्टिव होके चलना, भाईचारा, सब साथ में ग्रुप के साथ ही चलना, इस तरीके की सोच मानी जाती है। तो ये चार डिवीजन है, चार डिफरेंसेस हम निकाल सकते हैं वेस्टर्न और इंडियन व्यू ऑफ सेल्फ में। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो यहां अब हम छोटी सी एक ब्रेक ले सकते हैं, 2-3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दो, फिर उसके बाद इस चैप्टर का बड़ा हिस्सा जो अभी बचा है वो है पर्सनैलिटी, उसे समझना चालू करेंगे। ऑल राइट, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सनैलिटी। अब हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है? चैप्टर नंबर 1 में भी हम थोड़ा बहुत इस टॉपिक को समझ चुके हैं। तो पर्सनैलिटी का मतलब हमने चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से क्या समझा था कि हमारे एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस तरीके से हम बने हैं अंदर से, जो हमारी खूबियां हैं, जिन्हें हम क्वालिटीज बोलते हैं हमारी, वो हमारी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। यानी कि जो मेरी खूबियां, क्वालिटीज, जो मेरे ट्रेट्स हैं, अगर मैं उन्हें मिला दूंगा तो वो मेरी पर्सनैलिटी को दर्शाएंगे। जैसे कि एक पर्सन हेल्पफुल है, एक पर्सन पोलाइट है, एक पर्सन ओबीडियंट है, इन तीनों चारों चीजों को उसकी अगर हम मिला दें तो उसकी वो पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। एक तो ये तरीका है पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने का कि हमारे जो एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जिस तरीके से हम किसी भी सिचुएशन या इंडिविजुअल को रिस्पॉन्ड करते हैं, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस और इंडिविजुअल्स एक्चुअली डिपिक्ट्स आवर पर्सनैलिटी। So characteristic way of responding to individuals and situations is our personality। यानी कि एक इंसान की पर्सनैलिटी किससे झलकती है? जैसे कि वो इंडिविजुअल्स को, यानी कि लोगों को और सिचुएशंस में किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी को दर्शाती हैं। बाकी इस चैप्टर के अंदर अलग अलग तरीके से लोगों ने पर्सनैलिटी को डिवाइड किया हुआ है, जो कि अब आगे अभी समझने वाले हैं। बहुत सारी थ्योरीज पर्सनैलिटी की हमें देखने को मिलेंगी आगे। उसके बाद पर्सनैलिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर हमें दिए जाते हैं कि पर्सनैलिटी के कुछ फीचर्स होते हैं भाई, तो वो क्या होते हैं? तो जैसे कि सबसे पहला फीचर है जो हमें बताता है कि पर्सनैलिटी इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर साइकोलॉजिकल के साथ साथ फिजिकल हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती हैं।
जो इंसान दिखने में कैसा है, कहीं न कहीं जो हमें लगता है ना कि भाई पर्सनैलिटी वो उसकी है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ़ फिज़िकल तो बिल्कुल भी नहीं होती, पर येस फिज़िकल इसका पार्ट, बहुत छोटा-सा पार्ट एक फिज़िकल भी होता है। तो पर्सनैलिटी के अंदर दोनों तरीके के कंपोनेंट होते हैं, साइकोलॉजिकल तो होते ही होते हैं कि बंदा मेंटली कैसा है, बट फिज़िकली कैसा है, ये भी कहीं न कहीं कुछ हद तक पर्सनैलिटी के पार्ट में आता है। तो मतलब पर्सनैलिटी में दोनों कंपोनेंट एक इंसान के आते हैं, फिज़िकल और साइकोलॉजिकल। देन अगला पॉइंट ये है कि पर्सनैलिटी हम सबकी यूनिक होती है। यूनिक मतलब कि लगभग अगर आप देखोगे तो अपने आस-पास जितने भी लोगों की पर्सनैलिटी को एनालाइज़ करो, आपको कुछ ना कुछ अलग ज़रूर देखने को मिलेगा, हर किसी की पर्सनैलिटी में। अगला पॉइंट आता है कि इट कैन नॉट बी चेंज्ड ईज़िली विद टाइम, यानी कि जो हमारी पर्सनैलिटी है, वो जल्दी से विद टाइम चेंज नहीं हो सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि रातों-रात आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। अगर आप आज इंट्रोवर्ट हो, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हो और कल को जब आप उठोगे तो आप बिल्कुल ही सोशिएबल बन के उठोगे भई, कि मैं तो लाओ भाई सोसाइटी दो मुझे, मैं भाई लोगों से बातचीत करूँ हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ओवरनाइट चेंज नहीं होती, बहुत जल्दी चेंज नहीं होती, बट हम इसे बोलते हैं कि ये डायनामिक है। पर्सनैलिटी का डायनामिक होने का क्या मतलब है कि पर्सनैलिटी के कुछ फीचर्स, कुछ पार्ट्स बदल भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन के कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलके एक इंसान की पर्सनैलिटी बनी है। तो भई वो किसी पर्टिकुलर तरीके की सिचुएशन में, यानी कि जब किसी को हेल्प चाहिए होती है, तो वो ऐसे एक्ट करता है, ऐसे रिस्पॉन्ड करता है कि लोगों की हेल्प कर देता है। यानी कि उसके अंदर कहीं न कहीं हेल्पफुल वाला वो ट्रेट है उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा। बट अब क्या हुआ कि उसने देखा यार दुनिया तो बड़ी नाशुक्री है। भाई साहब मैं लोगों के साथ बड़ा अच्छा-अच्छा कर रहा हूँ और लोगों को तो कोई इसका मतलब मोल ही नहीं है। लोग तो मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो धीरे-धीरे चल के उसकी पर्सनैलिटी हो सकता है कि ये हिस्सा उसकी पर्सनैलिटी का बदल जाए, तो वो हेल्पफुल जितना था उससे थोड़ा कम हो जाए या फिर अब वो बिल्कुल ही हेल्पफुल ना रहे। तो पर्सनैलिटी का कुछ परसेंट हिस्सा, कुछ फीचर्स उसके बदल भी सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि पर्सनैलिटी डायनामिक होती है। तो ये 4 पॉइंट पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि इसके फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं। ठीक है? अब इसके बाद अगला टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है वो सीधा थ्योरीज चालू हो जाती हैं। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच जाएगा जो कि है पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो पहले हम एक बार पर्सनैलिटी असेसमेंट को भी यहीं पर ही कवर करते चलते हैं, फिर सीधा आराम से अपना थ्योरीज पे चलेंगे। पर्सनैलिटी असेसमेंट अब क्या होता है? पर्सनैलिटी असेसमेंट का ये मतलब होता है कि कोई भी फॉर्मल तरीका जिसके थ्रू हम किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करें, हर उस फॉर्मल एफर्ट को, हर उस फॉर्मल ट्राई को, पर्सनैलिटी को जानने की ट्राई जो हम कर रहे हैं, कोशिश जो हम कर रहे हैं, किसी फॉर्मल तरीके से, उसको हम पर्सनैलिटी का असेसमेंट कह सकते हैं। अब ये फॉर्मल तरीके क्या होते हैं? फॉर्मल तरीके ये कुछ टेक्निक्स हैं, यानी कि सेल्फ रिपोर्ट का इस्तेमाल करके। सेल्फ रिपोर्ट क्या है? चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है, जिसमें एक इंसान के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। तो सेल्फ रिपोर्ट के कुछ मेथड हमें बताए गए हैं इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि एमएमपीआई, एक तरीके का सेल्फ रिपोर्ट मेथड है टू अंडरस्टैंड एनीवन्स पर्सनैलिटी। देन ईपीक्यू यानी कि आइसिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनएयर, ये भी एक तरीके का पर्सनैलिटी का क्वेश्चनएयर है, सेल्फ रिपोर्ट है, जिसके थ्रू हमें लोगों की पर्सनैलिटी पता चल सकती है। और 16 पीएफ, 16 पीएफ भी एक तरीके का पर्सनैलिटी का क्वेश्चनएयर है, जिसके थ्रू हमें लोगों की पर्सनैलिटी पता चल सकती है। 16 पीएफ को कैटल ने दिया था, आइसिंग की पर्सनैलिटी क्वेश्चनएयर को ऑब्वियसली आइसिंग ने दिया था। अच्छा, इनके अलावा सेल्फ रिपोर्ट के अलावा एक और मेथड होता है इससे पहले, जिसको हम साइकोमेट्रिक टेस्टिंग बोलते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का सिंपल मतलब है कि भाई पर्सनैलिटी के बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे इंटेलिजेंस के लिए आरएसपीएम हो गया, पर्सनैलिटी के लिए एमपीआई एक तरीके का टेस्ट होता है, और भी मतलब बहुत सारे टेस्ट हैं। तो सिंपल जो साइकोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करके भी हम लोगों की पर्सनैलिटी जान सकते हैं। देन सेल्फ रिपोर्ट आता है मेथड, एंड देन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होता है? प्रोजेक्टिव टेक्निक का मतलब है ऐसी कुछ तरीके जिनके अंदर हमें अनस्ट्रक्चर्ड सी स्टिमुलाई दिखाई जाती है। यानी कि मैं आपसे बोलूं, भाई ये देखो, ये जो मैंने बनाया है, इसे देख के आपको क्या लग रहा है, ये क्या चीज है? मतलब कुछ इसको एनालाइज करने की कोशिश करो और बताओ कि भाई ये क्या है। अब अगर मैं इसे कुछ ऐसे बना दूं, तो आप बताओ इसको देख के क्या लग रहा है, क्या मन में आ रहा है आपके? जो भी कुछ आएगा वो आप बोलोगे, एंड देन उसको साइकोलॉजिस्ट एनालाइज करेगा कि भाई अच्छा इसका ये मतलब है। तो कुछ अनस्ट्रक्चर्ड सी स्टिमुलाई इसके अंदर आपको दिखाई जाती हैं, जिसको कि आपने कंप्लीट करना होता है, या बेसिकली बताना होता है कि भाई इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्या समझ आ रहा है। फिर उस आंसर्स के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी आपको एक ट्रेन्ड इंसान यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट बता सकता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक हमारे अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करने का काम करती हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसके अंदर रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट आता है, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट आता है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी इसके अंदर आती है, और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट इसके अंदर आता है। ये सब चीजें क्या हैं, इनके अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं, जैसे एमएमपीआई, आइसिंक का क्वेश्चन है, 16 पीएफ, इसके बारे में छोटे-छोटे पैराग्राफ आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये कुछ चीज़ें मतलब यहाँ पे लर्निंग वाला पार्ट है, तो मैं समझा नहीं रहा हूँ इसमें कुछ। इसमें सिर्फ याद करना है कि अच्छा भाई इसके अंदर इतने कार्ड हैं, अच्छा इस टेस्ट में इस तरीके के क्वेश्चन हैं, इतने इतने क्वेश्चन हैं, वगैरह-वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो कि
एक बार रीड करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। इसके बाद बिहेवियरल एनालिसिस एक और टेक्निक होती है। बिहेवियरल एनालिसिस का इसमें क्या मतलब होता है? बिहेवियरल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है, इसका सिंपल मतलब है किसी के बिहेवियर को एनालाइज करके, समझ के, पढ़ के आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग मल्टीपल मेथड्स। जैसे कि बिहेवियर को एनालाइज करने का सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड है ऑब्जर्वेशन। किसी को ऑब्जर्व कर सकते हो आप। ऑब्जर्वेशन दो तरीके की हो सकती है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन या फिर कंट्रोल्ड सेटिंग, और एक हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेंट या फिर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो कि क्लास 11th में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट? तो ऑब्जर्वेशन बेसिकली करके हम समझ सकते हैं। देन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है कि भाई किसी पर्सन से उसके बारे में कुछ आप सवाल पूछ रहे हो, इंफॉर्मेशन सीख करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी अगेन चैप्टर नंबर 1 में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो इंटरव्यू के थ्रू भी बिहेवियर को एनालाइज किया जा सकता है, या फिर बिहेवियरल रेटिंग करवा के उसके आसपास के नॉन लोगों से उसके बारे में पूछो कि भाई ये हेल्पफुल कितना है, 10 में से कितने नंबर दोगे इसे हेल्पफुल में, फ्रेंडली कितना है, 10 में से कितने नंबर दोगे। तो रेटिंग से भी हमें उसके बारे में पता चल जाएगा ना। या फिर नॉमिनेशन एक चीज होती है, नॉमिनेशन करवा के उसके बारे में पता चल सकता है। या फिर इसमें सिंपल सी एक बात आती है, सिचुएशनल टेस्ट आप उसका ले रहे हो कि आपने उसे किसी सिचुएशन में डाल दिया, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, और आपने बोला भाई मुझे बता तू इससे कैसे बाहर आएगा। तो जैसा भी वो बताएगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे करूंगा, तो मतलब उससे हमें क्या पता चलेगा कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो जब हमें ये पता चल गया तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी भी हम जान सकते हैं। बट ये ऐरा गैरा कोई भी मुंह उठा के नहीं कर सकता बिहेवियरल एनालिसिस, इसके लिए ट्रेन होना जरूरी है। तो एक साइकोलॉजिस्ट, अच्छा ट्रेंड पर्सन ही इसे कर सकता है। तो ये हो गया पर्सनैलिटी का असेसमेंट। अब हम चलते हैं सीधा थ्योरीज पे। लास्ट टॉपिक बेसिकली इस चैप्टर का, कुछ अप्रोचेस। तो 7 तरीके की टोटल अप्रोच है, ये जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये सातों अप्रोच हमें बताती हैं पर्सनैलिटी के बारे में। अब इन अप्रोचेस को एक एक करके समझना चालू करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी टाइप अप्रोच। टाइप अप्रोच का क्या मतलब है? टाइप अप्रोच लोगों को उनके ब्रॉडर बेसिस पे देखने की कोशिश करती है, ब्रॉड सिमिलैरिटीज को पकड़ने की कोशिश करती है कि अच्छा, अगर हम बोलें कि भाई ए बी सी तरीके के जो लोग होते हैं ना, वो इस तरीके के होते हैं। यानी कि ए बी सी कैटेगरी मतलब एक रैंडम कैटेगरी, कोई भी एग्जांपल दे रहा हूं, इस कैटेगरी में इस तरीके के लोग आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास में बैक बेंचर, तो बैक बेंचर की हमने एक कैटेगरी बना दी कि सारे बैक बेंचर ऐसे ऐसे ट्रेट रखते हैं भाई अपने अंदर, सारे बैक बेंचर इस तरीके के होते हैं, सारे बैक बेंचर की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, सारे फर्स्ट बेंचर की पर्सनैलिटी ऐसी होती है। तो इस तरीके से ट्रेट जो टाइप अप्रोच है वो हमारी पर्सनैलिटी को डिवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडर सिमिलैरिटीज। हमारे बिहेवियर की, हमारी पर्सनैलिटी की ब्रॉडर सिमिलैरिटीज के हिसाब से हमें डिवाइड किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले थ्योरी आती है हिपोक्रेट की। हिपोक्रेट ने बोला कि भाई देखो 4 तरीके की पर्सनैलिटी हो सकती है लोगों की, जिसको कि मैंने बोला है कि भाई फ्लूइड और ह्यूमर के बेस पे होती है। फ्लूइड मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ लिक्विड सब्सटेंस है, तो उसके हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी बनती है, डिटरमाइन वो हमारी पर्सनैलिटी को करवाते हैं। सैंग्विन, फ्लैग्मेटिक, मेलैंकोलिक और क्लोरिक। सैंग्विन का मतलब कुछ इस तरीके के लोग जो बिल्कुल केयर फ्री किस्म के रहते हैं। फ्लैग्मेटिक मतलब इस तरीके के लोग बिल्कुल काम और प्राइवेट रहते हैं। मेलैंकोलिक मतलब जो लोग इंट्रोवर्ट, कॉशियस, बिल्कुल ध्यान से मतलब हर काम को करने वाले, शाय किस्म के ऐसे होते हैं। क्लोरिक मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड लोग, बड़ी जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाता है। तो सिंपल सा मतलब इसने डिवाइड कर दिया पर्सनैलिटी को कि भाई 4 तरीके की लोगों की पर्सनैलिटी हो सकती है, या कोई सैंग्विन होगा, या फ्लैग्मेटिक, या मेलैंकोलिक, या फिर क्लोरिक। उसके बाद आती है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा एक कॉन्सेप्ट है, चरक संहिता एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट के अंदर चरक संहिता ने, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 2 तरीके की थ्योरीज दी हैं जिनको हम पर्सनैलिटी से रिलेट करते हैं, इसलिए पर्सनैलिटी की थ्योरीज में इनको पढ़ा जाता है। त्रिदोष और त्रिगुण। तो इन्होंने बताया कि भाई हर इंसान के अंदर इन 3 में से कोई एक दोष हो सकता है। वात, पित्त या कफ, इसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो आगे ए जुड़ जाता है। सो वाता, पित्ता या कफा मतलब इस तरीके की कोई दोष किसी के अंदर हो सकता है। तो अगर किसी के अंदर वात एलिमेंट स्ट्रांग होगा तो उसके अंदर विंड एलिमेंट स्ट्रांग माना जाएगा, यानी कि उसे दिक्कत हो सकती है विंड रिलेटेड वाली बीमारियों की, गला वाला मतलब खराब होना जैसे कि कुछ होता है, या फिर विंड रिलेटेड, हवा रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो उसे जल्दी हो सकती हैं। पित्त का अगर दोष है किसी को, तो इसका मतलब क्या है कि उसका अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो फायर रिलेटेड, गर्मी रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं उससे ज्यादा हो सकती हैं। वाटर एलिमेंट किसी का स्ट्रांग है, कफ रिलेटेड, तो उसे वाटर रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो जल्दी होने के चांस रहते हैं। सो मतलब कि इस तरीके से 3 दोष हैं, और 3 दोष के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी बन सकती है। जो दोष हमारे अंदर होता है उस दोष की हिसाब की ही पर्सनैलिटी हमारी होगी। इसमें ज्यादा डिटेल में एनसीईआरटी में आपको अभी आपके लेवल पे नहीं बताया गया, बट हमारे जो इंडियन टेक्स्ट हैं कुछ, उनके अंदर बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट को बताया गया। देन आता है त्रिगुण। त्रिगुण मतलब इन्होंने अभी बताया कि अब जैसे 3 में से कोई एक दोष हो सकता है, वैसे ही पर इसमें एक फैक्ट ये है
कि हर इंसान के अंदर तीनों गुण अवेलेबल होते हैं। आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, आपके दोस्तों के अंदर, मम्मी-पापा सबके अंदर तीनों के तीनों गुण हैं, पर किसी के अंदर कोई गुण ज़्यादा मात्रा में होता है। जिस इंसान के अंदर जौन-सा वाला गुण ज़्यादा मात्रा में है, वो उस तरीके के ट्रेट्स को अपने अंदर रखता है। जैसे कि सत्वा वालों में भई क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन, ट्रुथफुलनेस ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जिन लोगों का सत्वा वाला गुण हाई होगा, जो सत्वा तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता होगा, वो इस तरीके की पर्सनैलिटी को रखेगा कि उसकी पर्सनैलिटी में क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन, ट्रुथफुलनेस, सत्यवादी मतलब ऐसे सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। राजस वाले ऐसे लोग होंगे जो जलन करते हैं लोगों से, जो बड़ा मतलब उनको मन में अभी आ गया कुछ कि भई मुझे चाहिए तो उनको अभी ही चाहिए। जिनके अंदर तामस का गुण स्ट्रॉन्ग होता है, वो लोग बहुत लेज़ी, बहुत एरोगेंट, बहुत लेड डाउन पर्सनैलिटी कि जो होगा कोई नहीं देखा जाएगा, बड़ी आलस्य में रहते हैं। इस तरीके की पर्सनैलिटी को तामस पर्सनैलिटी कहा जाता है। तो जिसके अंदर तामस का गुण हावी है, वो इस तरीके से बिहेव करेगा, राजस का गुण हावी है, वो इस तरीके से बिहेव करेगा, सत्वा का गुण हावी है, तो वो इस तरीके से बिहेव करेगा। ऐसे आयुर्वेदा चरक संहिता ने पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है अंडर द 2 थ्योरीज़, त्रिदोष और त्रिगुण। दोष 3 में से कोई एक होगा, गुण तीनों ही एक इंसान के अंदर होते हैं, पर कोई एक ज़्यादा मात्रा में होता है। देन कार्ल यंग की थ्योरी आती है। कार्ल यंग ने बताया कि भई पर्सनैलिटी या तो इंट्रोवर्ट हो सकती है या एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का क्या मतलब है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल शाय होते हैं, अपने-अपने में रहना पसंद करते हैं, रिज़र्व्ड किस्म के रहते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी को हम बोलते हैं कि भई वो इंट्रोवर्टेड किस्म के लोग हैं। एक्सट्रोवर्ट्स कौन होते हैं? इनसे बिल्कुल उल्टे। एक्सट्रोवर्ट का मतलब ऐसे लोग जो बिल्कुल सोशिएबल हैं, जिनको बहुत बाहर आना-जाना बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। और वो आउटगोइंग है, मतलब कि लोगों से मिलना-जुलना बहुत उनको पसंद है और वो आराम से घुल-मिल जाते हैं लोगों से, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो इस तरीके से 2 तरीके की पर्सनैलिटी हो सकती है, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। देन द नेक्स्ट थ्योरी इज गिवन बाय शेल्डन। शेल्डन ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसपे इसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने बात ही ऐसी करी भाई साहब, इसने बोला कि बॉडी बिल्ड और टेम्परामेंट के हिसाब से भी हम अपनी पर्सनैलिटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि जो इंसान मोटा किस्म का थोड़ा है, जो मतलब हेल्दी है, अपना जियान टाइप का लेट्स से कि भाई बंदा लगता है, तो फैट, सॉफ्ट और राउंड किस्म की बॉडी टाइप है, तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी पता है कैसी होगी? वो होंगे एक्सट्रोवर्ट किस्म के लोग। जो कि सोशिएबल हैं, बाहर आना-जाना जिन्हें पसंद है। और जो इनसे बिल्कुल उल्टे हों दिखने में, यानी कि जिनका बॉडी बिल्ड बिल्कुल पतला हो, थिन हो, लॉन्ग हो, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? वो होंगे इंट्रोवर्ट किस्म के लोग और वो क्रिएटिव होंगे, ब्रेनी होंगे, मतलब दिमाग वगैरह तेज और क्रिएटिव इस तरीके के लोग होंगे। और मेसोमॉर्फिक ऐसी पर्सनैलिटीज़ ने बताई कि भाई साहब जिनका बॉडी बिल्ड मस्कुलेचर टाइप का, मतलब बॉडी-वॉडी बिल्कुल तगड़ी बढ़िया बनी हुई है, तो ऐसे लोग एडवेंचरस होंगे, रिस्क टेकर होंगे, मतलब इस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी होगी। तो अब इसे क्रिटिसिज़्म इसलिए मिला कि भाई क्या पता यार, मैं अभी लेट्स से भाई बड़ा पतला हूँ, लॉकडाउन में खा-खू के मैं बड़ा मोटा हो गया। फिर भई जिम-जुम जॉइन करके मैंने अपनी बढ़िया फ़िज़ीक वगैरह बना ली तो? तो ऐसे तो मेरी पर्सनैलिटी बदलती रहेगी, बॉडी बिल्ड के हिसाब से। तो इसीलिए बेसिकली इस बंदे को थोड़ा-सा क्रिटिसिज़्म झेलना पड़ा, बट ये इसकी थ्योरी थी कि जो एंडोमॉर्फिक हैं, मतलब कि थोड़े से फैट, सॉफ्ट, राउंड किस्म के, वो एक्सट्रोवर्टेड तरीके के ट्रेड्स शो करते हैं अपनी पर्सनैलिटी में। एक्टोमॉर्फिक जो होते हैं वो थोड़े से ब्रेनी, क्रिएटिव और इंट्रोवर्ट, शाय, रिज़र्व्ड किस्म के ट्रेट शो करते हैं अपनी पर्सनैलिटी में। और जो मेसोमॉर्फिक है, यानी कि जो बॉडी-वॉडी टाइप वाली मस्कुलेचर टाइप की बॉडी, मतलब जिनकी है, ऐसा बॉडी बिल्ड है, वो एडवेंचरस, रिस्क टेकर इस तरीके की पर्सनैलिटी को शो करते हैं। देन उसके बाद फ्राइडमैन और रोज़नमैन आए। फ्राइडमैन और रोज़नमैन ने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली कि भाई 2 तरीके की पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं, एक टाइप ए और एक टाइप बी। टाइप ए वाले टाइप बी से बिल्कुल उल्टे हैं और मतलब टाइप ए, टाइप बी बिल्कुल अपोज़िट किस्म की पर्सनैलिटी होती है। अब टाइप ए कैसी होती है? टाइप ए पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो कि लोग हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। मतलब हाइली मोटिवेटेड रहेंगे अलग-अलग कामों को करने के लिए और ऑल द टाइम कुछ ना ये लोग करते ही रहते हैं। इनके अंदर पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। दिमाग में काम आ गया तो भाई साहब अभी करके खत्म करना है। अगर कोई काम पड़ा है अभी पेंडिंग तो उनको शांति नहीं मिलेगी जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाएगा। इन शॉर्ट चीज़ों की बड़ी टेंशन लेते हैं लोग। तो उसकी वज़ह से क्या होता है, इनको हाइपरटेंशन जैसी बीमारी या फिर दिल से रिलेटेड बीमारियाँ, यानी कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ेज़, ऐसी बीमारियाँ होने के चांसेस इनको ज़्यादा रहते हैं। इनसे बिल्कुल उल्टी किस्म की पर्सनैलिटी होती है टाइप बी वाली पर्सनैलिटी, जो कि बिल्कुल ही लो मोटिवेटेड है। काम हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। मतलब बड़े रिलैक्स्ड, लेड बैक किस्म की पर्सनैलिटी इनकी होती है। कि मतलब जैसे आराम से बंदा बैठा है अपना नेटफ्लिक्स और चिल काइंड ऑफ पीपल, मतलब ये होते हैं कि भाई साहब आराम से बैठे हैं, जो भी कुछ हो रहा है हमारे आस-पास, अरे कर लेंगे ना, अभी तो बतेरा टाइम पड़ा है, क्या दिक्कत होगी? ऐसी किस्म की पर्सनैलिटी शो करते हैं टाइप बी वाले लोग। मतलब इसको एक्सप्लेन ही ऐसे करते हैं कि टाइप ए से बिल्कुल उल्टा, ऐसी पर्सनैलिटी टाइप बी है।
फिर मॉरिस आया, मॉरिस ने इनकी थ्योरी में कहा कि भाई मुझे भी अपनी थ्योरी में हिस्सा दे दो, मतलब मैं भी दे दूँ क्या अपना आगे का और टाइप? उन्होंने बोला ठीक है भाई दे दे। तो इनकी थ्योरी के अंदर ही मॉरिस की थ्योरी भी हम पढ़ते हैं। मॉरिस ने टाइप सी और टाइप डी और ऐड कर दिया फ्राइडमैन और रोज़नमैन की कैटेगरी के अंदर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्राइडमैन और रोज़नमैन ने कितनी टाइप दी हैं पर्सनैलिटी के, तो हमने बोलना है टाइप ए और टाइप बी। मॉरिस ने कितने दिए हैं? टाइप सी और टाइप डी। टाइप सी उसने बोला भाई साहब ऐसी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं जिनको कि कैंसर होने के चांस बहुत रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग ना अपने इमोशन अपने अंदर दबा के रखते हैं और ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, इमोशंस को रिप्रेस करके रखते हैं, नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर ही। तो इसीलिए क्या होता है कि इनको कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां होने के चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं और ये कोऑपरेटिव भी बहुत होते हैं और ये कंप्लायंस भी बड़ा शो करते हैं। मतलब सी रिलेटेड 3 शब्द आ गए, कैंसर हो सकता है, कोऑपरेशन है, कंप्लायंस शो करते हैं, मतलब अथॉरिटी की बात बड़ी जल्दी मान लेते हैं और फीलिंग को रिप्रेस वगैरह करके रखते हैं। इस तरीके की पर्सनैलिटी टाइप सी वाली पर्सनैलिटी है। टाइप डी वाली पर्सनैलिटी कैसी है? जो कि डी से शब्द आया डिप्रेशन। तो टाइप डी वाली पर्सनैलिटी को डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बस इतना ही मॉरिस ने इसमें बताया और ज्यादा कुछ नहीं बताया। ठीक है, ये थी हमारी टाइप अप्रोच। टाइप अप्रोच हो गई, अब आगे बढ़ते हैं ट्रेट अप्रोच पे आते हैं। ट्रेट अप्रोच ऐसी अप्रोच है जो कि हमारी स्पेसिफिक डिफरेंसेस के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटीज को डिवाइड करती है। अब इसमें स्पेसिफिक डिफरेंस क्यों? क्योंकि हमारे ट्रेड्स के हिसाब से बात करिए ना, और ट्रेड छोटी चीज़ है, ये स्पेसिफिक होते हैं हर किसी के, कि भाई किसी का कार्डिनल ट्रेट कुछ और है, किसी का सोर्स ट्रेट कुछ और है, किसी में न्यूरोटिसिज्म ज़्यादा है, किसी में कम है। तो मतलब स्पेसिफिक हमारे जो कुछ ट्रेड्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उसके बेस पे हमारी पर्सनैलिटी को डिवाइड करने की कोशिश ये करती है। तो ट्रेड अप्रोच में 3 थ्योरीज ने अपनी थ्योरी दी है। एक तो एल्पर्ट ने, दूसरा केटल और तीसरा आइसिंक। सबसे पहले एल्पर्ट की समझते हैं। एल्पर्ट ने बोला कि भाई साहब जैसे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में, जैसे कि मैं अपने दोस्त से कुछ बात कर रहा हूं, तो जिस तरीके के शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा वो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी को दर्शाएंगे। उसके बाद इसने अपनी थ्योरी ये दी पर्सनैलिटी के बारे में, ये बोला कि हमारी पर्सनैलिटी 3 तरीके के अलग अलग तरीके के ट्रेट्स से मिलकर बनी है। यानी कि अगर मैं डायग्राम के हिसाब से रिप्रेजेंट करके बताऊं, यानी कि ये जस्ट एग्जांपल है, ऐसा उसने नहीं कुछ बोला, बट फॉर एग्जांपल लेट्स से ये जो गंदी सी चीज कुछ भी है जो मैंने ब्रिक सी बनाई है, अगर ये मैं बोलूं कि ये पूरी चीज पर्सनैलिटी है, तो इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा हमारी पर्सनैलिटी का हमारे ऐसे किस्म के ट्रेट लेते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्डिनल ट्रेट। उससे थोड़ा सा कम हिस्सा लेते हैं हमारे ऐसे ट्रेट जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल ट्रेट, और सबसे कम हिस्सा हमारी पर्सनैलिटी में लेते हैं हमारे सेकेंडरी ट्रेट्स, जो कि सबसे मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो कार्डिनल ट्रेट क्या हुए? ऐसे हमारे ट्रेट जो कि बिल्कुल हमारी पर्सनैलिटी का बेस हम उन्हें कह सकते हैं, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी इन्हीं के ऊपर टिकी होती है। एक ऐसे ये ट्रेट होते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी पर्सनैलिटी में यही वाले ट्रेट होते हैं, और ज़्यादातर केसेस में बंदा इसी अपने ट्रेट्स के लिए जाना जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी को हम क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके नॉन वायलेंस की वजह से, मतलब जहां नॉन वायलेंस का शब्द है वहां साथ में महात्मा गांधी का थॉट मन में आ ही जाएगा कि हाँ यार ऐसे एक इंसान थे जो कि नॉन वायलेंस को बिल्कुल बिलीव करते थे। मदर टेरेसा, ऑल्ट्रिज्म की बात की, मतलब लोगों के लिए सब कुछ करना, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना और सिर्फ दूसरों की सोचना, उसमें मदर टेरेसा का नाम हमारे मन में सबसे ज्यादा आता है। कितने लोगों की, बच्चों की उन्होंने ऐसे मतलब सेवा करी, अपनी खुद की सेल्फलेस होके सब काम किया। तो उसमें वो जानी जाती हैं। नॉन वायलेंस के साथ महात्मा गांधी का नाम अटैच हो गया है। सत्यवादी कोई बोलें तो महाभारत अगर आपने देखी हो तो युधिष्ठिर को बोला जाता था कि वो बिल्कुल सत्यवादी है, कभी झूठ नहीं बोलता। तो सत्यवादी में युधिष्ठिर का नाम हमारे मन में आता है। मतलब कि ऐसे ट्रेड जो इतने ज़रूरी हैं कि हमारी लाइफ उनके अराउंड रिवॉल्व करने लग जाए और हम उन्हीं के बेस पे जाने लग जाएँ। ऐसे ट्रेट कार्डिनल ट्रेट होते हैं। ये बहुत रेयरली हमारे अंदर होते हैं और मतलब बहुत ज़रूरी, सबसे ज़रूरी ट्रेट हमारे अंदर के कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं। देन उनसे थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट ट्रेट्स जो हमारे लिए होते हैं उनको हम बोलते हैं सेंट्रल ट्रेट। ये ज़्यादातर केसेस में हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह जो रिज्यूमे वगैरह बनाते हैं ना, उसमें ऐसे वाले पॉइंट हम लिखते हैं कि भाई मैं बड़ा सिंसियर हूँ, मैं बड़ा डेडिकेटेड पर्सन हूँ, बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ मैं वगैरह। तो कार्डिनल ट्रेट से थोड़े कम ज़रूरी रखने वाले ट्रेट हमारे लिए जो ज़रूरी होते हैं हमारी पर्सनैलिटी में, थोड़े कम कार्डिनल से, वो सेंट्रल होते हैं। हालांकि ये भी ज़रूरी होते हैं पर उतने नहीं जितने कार्डिनल। देन सेकेंडरी लीस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट जो हमारी पर्सनैलिटी में होते हैं उनको हम सेकेंडरी ट्रेट कहते हैं। यानी कि ये सिर्फ हमारी प्रेफरेंसेस को दर्शाते हैं कि भाई मैं इसको, इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ऐसा खाना प्रेफर करता हूँ वगैरह वगैरह। देन अगली थ्योरी आती है केटल की थ्योरी। केटल ने अब क्या बोला? केटल ने बड़ी बढ़िया बात बोली। केटल ने बोला कि भाई हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, ये 2 तरीके के सोर्सेस से मिलके, 2 तरीके के ट्रेट से मिलके बनी है। एक सोर्स ट्रेट और एक सरफेस ट्रेट। सोर्स ट्रेट असल में बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारी पर्सनैलिटी का। जैसे कि जो पेड़ है ना, तो पेड़ों की जो जड़ है, तो जड़ें जितनी मजबूत हो पेड़ को उतना ज़्यादा मजबूत माना जाता है, पर जड़ें दिखती नहीं हैं। तो जो जड़ें हैं ये हमारी सोर्स ट्रेट की तरह काम करती हैं, और जो हमारे सरफेस ट्रेट होते हैं, मतलब कि ऊपर फूल कैसा आ रहा है, पत्तियाँ कैसी आ रही हैं, लोगों को जो दिखते हैं ट्रेट, वो हमारे सरफेस ट्रेट होते हैं।
तो जड़ें जैसी हैं, असल में तो पर्सनैलिटी हमारी वैसी होती है, पर जैसी हमारी पर्सनैलिटी दिखती है, लोगों को सामने जो ट्रेट दिखते हैं, उन ट्रेट्स को हम कहते हैं सरफेस ट्रेट, और सोर्स ट्रेट जो अंदर से हमारी ट्रू पर्सनैलिटी होती है। तो सोर्स ट्रेट्स को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनैलिटी। अब फॉर एग्जाम्पल इसको जल्दी से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सोर्स ट्रेट मतलब लेट्स से कि एक बंदे के अंदर 3 तरीके के सोर्स ट्रेट हैं। एक तो वो ओबीडिएंट है, मतलब बड़ों की बात बहुत मतलब ज़्यादा मानता है बड़ों की बात, ओबीडिएंट बच्चा है। और दूसरा वो हेल्पफुल भी है, और लोगों को हर्ट भी नहीं मतलब करना चाहता, बड़ा हेल्पफुल किस्म का वो है। और तीसरा वो इंट्रोवर्ट है। तो मतलब ये 3 ट्रेट्स उसकी पर्सनैलिटी के मेन बिल्डिंग ब्लॉक हैं, क्योंकि ये उसके 3 सोर्स ट्रेट हैं। असल में बिल्डिंग ब्लॉक यही वाले हैं। बट अब क्या हुआ कि सिचुएशन ऐसी बन गई कि मम्मी ने कहा कि यार पार्टी में जाना है, और अगर तू नहीं गया ना पार्टी में तो यार अच्छा नहीं लगेगा मुझे, तो मेरी हेल्प कर दे, देख ऐसे मत कर, अच्छा नहीं लगेगा मुझे, और वहाँ पे ज़रूरत भी है तेरी, तो यार तेरे को चलना पड़ेगा, अकेले ऐसे कैसे हम जाएँगे तेरे बिना। और वो ओबीडिएंट भी है, तो अब वो हेल्पफुल और ओबीडिएंट होने की वजह से मम्मी की बात को ठुकरा नहीं सकता, पर वो बच्चा तो भाई इंट्रोवर्ट है, उसका तो मन ही नहीं है पार्टी-वार्टियों में जाने का। अब क्या हुआ कि इन 3 ट्रेट्स में होगा इंटरेक्शन, मतलब ये 3 ट्रेट आपस में अब इनके अंदर बातचीत करेंगे, भाई सलाह करेंगे, भाई क्या करें फिर? ओबीडिएंट वाला कहेगा नहीं, नहीं मान लेते हैं यार, हेल्पफुल वाला भी कहेगा मान लेते हैं। ये वाला कह रहा है भाई उसका ऐसा ट्रेट जो कि उसको ये बताता है कि भाई नहीं जाना चाहिए पार्टी-वार्टी में, अकेला रहे अपना, तू रिज़र्व रहेगा तो सही रहेगा क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है। तो हर ट्रेट अपनी अलग-अलग बात हमसे करवाना चाह रहा है। तो इनमें जो इंटरेक्शन की वजह से जो भी कुछ सामने निकल के आएगा ट्रेट, लेट्स से कि वो चले गया, तो अभी जो चले गया तो जो भी मतलब अब दिख रहा है लोगों को, ये हो गया उसका सरफेस ट्रेट, कि जो चीज़ सरफेस पे आ गई। पार्टी में उन्होंने देखा कि अच्छा बच्चा तो बड़ा अच्छा है यार, ये तो बच्चा पार्टी-वार्टी में आ रहा है, तो मतलब ये तो एक्सट्रोवर्ट है शायद। तो दिखने में आ गया कि वो पर्सन एक्सट्रोवर्ट है, पर अंदर से वो इंट्रोवर्ट ही था। और ये एक्सट्रोवर्ट कैसे निकल के आया सामने? ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द इंटरनल ट्रेट्स, ऑल द सोर्स ट्रेट। तो सरफेस ट्रेट क्या हुए? सरफेस ट्रेट्स रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन द सोर्स ट्रेट। जब सोर्स ट्रेट के अंदर एक इंटरेक्शन होता है, सोर्स ट्रेट जितने भी हमारे अंदर हैं वो सारे आपस में क्लैश करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जो भी कुछ सामने बाहर आता है, हमारे बिहेवियर में आता है, दर्शाते हैं हम अपनी बिहेवियर में, उन ट्रेट्स को सरफेस ट्रेट कहा जाता है। तो सोर्स ट्रेट को कैसे लिखेंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनैलिटी, सरफेस ट्रेट को कैसे लिखेंगे कि जो कि सोर्स ट्रेट्स के इंटरेक्शन की वजह से सामने आते हैं। इसके बाद इस बंदे ने अपनी जो पर्सनैलिटी की मतलब थ्योरी दी थी, तो भई जिस मेथड का इस्तेमाल करके अपनी इसने थ्योरी दी है, उस मेथड को हम बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस। कोई स्टैटिस्टिकल मेथड है, अभी आपके लेवल पे इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करके जिसका नाम फैक्टर एनालिसिस है, इस बंदे ने अपनी थ्योरी दी थी, और इसने हमें एक टेस्ट भी दिया जिसका नाम है 16 पीएफ पर्सनैलिटी का टेस्ट, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। देन आइसिंग की थ्योरी आती है। आइसिंग ने क्या बोला? आइसिंग ने बोला कि भई बायोलॉजिकली और जेनेटिकली बेस्ड होती है हमारी पर्सनैलिटी ज़्यादातर लोगों की। और इसने देन अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे डिवाइड किया कि पर्सनैलिटी के अंदर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट किस्म के ट्रेट्स आते हैं अपोजिंग नेचर के। एक न्यूरोटिकिज्म, दूसरा एक्सट्रावर्जन और तीसरा साइकोटिज्म। जितना ज़्यादा न्यूरोटिकिज्म होगा उतनी ही कम इमोशनल स्टेबिलिटी होगी। जितना ज़्यादा एक्सट्रोवर्जन होगा उतनी ही कम इंट्रोवर्जन का ट्रेट होगा। जितना ज़्यादा साइकोटिज्म होगा उतना ही कम सोशिएबिलिटी आपके अंदर होगी। न्यूरोटिकिज्म का क्या मतलब होता है? कि एक बंदा कितना ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल है, कितना कम अपने इमोशंस को वो समझ पाता है, कंट्रोल कर पाता है, वो उसके न्यूरोटिक होने की संभावना को दर्शाते हैं। तो न्यूरोटिक पर्सन मतलब जिसके अंदर न्यूरोटिकिज़्म का ट्रेट ज़्यादा है, उसका क्या मतलब है कि वो इमोशनली अनस्टेबल है, अपने इमोशन को समझ नहीं पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, कहाँ कितना एक्सप्रेस करना है, उसे नहीं पता है। वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि अब न्यूरोटिकिज्म जिसमें कम होगा उसमें क्या होगा? इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मतलब कि वो इमोशनल स्टेबल वाला पर्सन कैसा होगा? जिसको कि इमोशन को कंट्रोल करना आता है, जिसको समझ है अपने इमोशन की कहाँ किस तरीके से कितना एक्सप्रेस करना है, ये सब बातें उसे पता है। एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन, एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन हमें पता ही है, जैसे कि कार्ल यंग ने बताया, वही चीज़ है इसमें, बस इन इन द सेंस ऑफ ट्रेट। तो जिसके अंदर एक्स्ट्रावर्जन का ट्रेट ज़्यादा है वो सोशिएबल होगा, लोगों से बातचीत करना उसे पसंद है। इंट्रोवर्जन वाले अपने-अपने में रहना पसंद करते हैं। देन साइकोटिज्म और सोशियबिलिटी, ये लगभग रिलेटेड आपको लगेगा ऊपर वाले पॉइंट से, पर नहीं है। क्यों? क्योंकि साइकोटिज्म और इंट्रोवर्जन में फ़र्क है। साइकोटिज्म का मतलब ये होता है कि आपके मन में सोसाइटी के लिए हेट्रेड है, हॉस्टाइल बिहेवियर आप शो करते हो। मतलब कि इंट्रोवर्जन में आप सिर्फ अपने अकेले में रहना पसंद करते हो, पर साइकोटिज्म अगर आपके अंदर है ज़्यादा, तो उसका क्या मतलब होता है कि आपके मन में सोसाइटी के लिए नफ़रत है। आप सोसाइटी को बिल्कुल नफ़रत करते हो, और वहाँ है कि सिर्फ पसंद नहीं करना और अपने में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। पर साइकोटिज्म में नफ़रत हमारे मन में होती है लोगों के लिए, एक हॉस्टाइल, एक बुरा बिहेवियर हम रखते हैं सोसाइटी के लिए। सोशियबिलिटी का मतलब लगभग एक्स्ट्रावर्जन वाला ही है कि भई हमें सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करना अच्छा लगता है और पसंद है। देन ये थी हमारी ट्रेट अप्रोच, इसके अंदर ये तीनों थ्योरीज़ थी, आई होप आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद अगली थ्योरी पे चलते हैं, अगली है साइकोडायनामिक अप्रोच। साइकोडायनामिक अप्रोच एक अकेले इंसान ने दी है, सिगमंड फ्रॉइड ने इस चारों थ्योरीज़ दी हैं जो कि इसके अंदर आती हैं।
बाकी सब अप्रोच में 3, 4, 5, 6 साइकोलॉजिस्ट ने मतलब मिलके अप्रोचेस दी हैं, थ्योरीज मतलब अपनी दी हैं अप्रोचेस के अंदर, और ये एक अकेला ऐसा इंसान है जिसने पूरी की पूरी अपनी अप्रोच दे दी, और भाई साहब अपनी ही थ्योरीज हैं इसकी अपनी पूरी अप्रोच में। तो इसकी अप्रोच में सबसे पहले थ्योरी आती है डिवीजन ऑफ माइंड, जिसको कि हम बोलते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसने बोला कि एक इंसान के 3 लेवल के पर हम देख सकते हैं एक इंसान के माइंड को, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि जिसमें हमारे ऐसे थॉट्स, ऐसी फीलिंग्स हैं जिसके बारे में हम अभी प्रेजेंटली अवेयर हैं, जो इस टाइम पर आपके दिमाग में चल रहे हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज, जो भी कुछ आप सोच पा रहे हो, सब कुछ आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर है, जो यानी कि जिसके बारे में आप अवेयर हो। प्री कॉन्शियस माइंड वो जो बैक एंड पे चल रहा है, बैक एंड पे आपके चल रहा होगा कि यार मम्मी ने ये कुछ बोला था करने को, अच्छा कल यार दोस्त से ये बात हुई थी मेरी, अच्छा कल टेस्ट है, परसों ये होना है, वो होना है, बहुत सी चीजें हमारे दिमाग में और भी चल रही होती हैं जो कि ध्यान में लाई जा सकती हैं अगर हम उस पर अटेंशन दे देंगे। सो मेंटली कैन बी अवेयर बाय गिविंग अटेंशन। ऐसे थॉट्स, ऐसी फीलिंग्स हमारे प्री कॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं, जो कि थोड़ी सी पीछे हैं पर पड़ी हैं, और हमें पता है कि भाई ये सब चल रहा है, और अगर मैं ध्यान दूंगा तो वो मेरी कॉन्शियस में आ सकती हैं। देन अनकॉन्शियस क्या होता है? अनकॉन्शियस का मतलब ऐसा माइंड हमारा जो कि जिसके अंदर ऐसे थॉट्स, ऐसी फीलिंग्स हैं जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, यानी कि यूजुअली बचपन की जो हमारी फीलिंग, थॉट्स वगैरह होते हैं ना, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़े होते हैं। तो अनकॉन्शियस माइंड में बहुत पुरानी चीजें हैं जिसके बारे में हम कंप्लीटली अनअवेयर हैं। यानी कि आपने अपना 6वां बर्थडे कैसे मनाया था, याद है क्या? नहीं याद ना? तो इसका मतलब क्या है कि वो आप उसके बारे में बिल्कुल अनअवेयर हो चुके हो। अब याद ही नहीं है आपको बिल्कुल भी कि वो चीज़ कैसी थी, पर दिमाग में अभी भी है। आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ी हैं वो चीज़ें। हो सकता है कि आपको छठे वाले बर्थडे पे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ हो कि भाई साहब मेरा बर्थडे नहीं मनाया गया सही तरीके से। तो सिगमंड फ्रॉइड ये मानता है कि अनकॉन्शियस माइंड में जो फीलिंग, जो थॉट है, वो हमारी पर्सनैलिटी को बहुत हद तक ड्राइव करती हैं। आज हमारे अंदर एब्नॉर्मल या नॉर्मल कैसा भी बिहेवियर है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। तो मतलब कि अनकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल सिगमंड फ्रॉइड ने माना था, और अनकॉन्शियस में वो फीलिंग होती है जिसके बारे में हम कंप्लीटली अनअवेयर हैं अब। देन डिवीजन ऑफ पर्सनैलिटी। डिवीजन ऑफ पर्सनैलिटी में इसने क्या बताया कि भाई साहब 3 तरीके की आपके अंदर साइकिक फोर्सेस होती हैं, जिसको कि हम बोलते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। इड प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करने वाली एक फोर्स है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर, और सुपर ईगो मॉरल प्रिंसिपल पर। इड ऐसी हमारी फोर्स होती है हमारे अंदर की, जो कि हमसे ऐसे सारे काम करवाती है जो मेरा बिल्कुल प्लेजर हो, मतलब जो दुनिया की बिल्कुल नहीं सोचती, सिर्फ अपने बारे में सोचने का काम हमसे करवाती है, और सिर्फ प्लेजर रिलेटेड काम हमसे करवाती है हमारी इड। जैसे कि एक एग्जांपल से समझें तो भाई अगर आपको भूख लगी है और आपने लंच खा लेना है अपने दोस्त का बिना उससे पूछे, तो ऐसा काम आपसे आपकी इड करवाएगी कि अपना पेट भर, दूसरा गया भाड़ में, भाई साहब देखी जाएगी, अगले को क्या होगा उसका नहीं हमने सोचना, बस अपने बारे में सोच। देन इससे बिल्कुल उल्टी क्या होती है? सुपर ईगो। ये एक तरीके से मोरालिटी चेक करती है हमारे सभी कामों का, कि भाई ये काम तू कर रहा है, ठीक तो कर रहा है ना? ठीक कर रहा है तो ही करियो, बुरे काम नहीं करने। ऐसी फोर्स होती है हमारी सुपर ईगो। तो सुपर ईगो हमसे मॉरल प्रिंसिपल वाले सारे काम करवाती है। जैसे कि आपको कोई सामान, किसी का पर्स पड़ा मिल गया कहीं पर नीचे सड़क पे, तो आपकी सुपर ईगो आपको कहेगी भाई सुन, इसे उठाना है तूने और जाके पुलिस स्टेशन में जाके जमा करा के आना है, सही काम करने, हमने गलत काम नहीं करने। तो ऐसे काम हमसे सुपर ईगो करवाती है कि दूसरे के बारे में सोचने वाला काम, अपने बारे में सबसे लास्ट में सोचना है, पहले दूसरों के बारे में सोचना है। यानी कि लंच वाले एग्जांपल में देखें तो आप उसका लंच नहीं खाओगे, अपना भी लंच, बल्कि जो भी कुछ आपके पास है दूसरे को दे दो। मतलब सुपर ईगो, भाई दूसरों के बारे में सोचो और अच्छे-अच्छे काम करने हैं, मॉरल वाले का सारे काम करने हैं। ईगो क्या करती है? दोनों को बैलेंस करवाती है। इसलिए हम बोलते हैं रियलिटी प्रिंसिपल है। ज़्यादातर टाइम हम अपनी ईगो के हिसाब से ही सभी कामों को करते हैं इन रियलिटी। तो जब काम को कर रहे हैं कुछ, तो वो ज़्यादातर चांसेस में ईगो के हिसाब से ही करते हैं, क्योंकि हम दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। जैसे भूख भी लग रही है, खाना भी है, पर उसका भी हमने सोचना है। तो हम क्या करेंगे कि बैलेंस आउट कर लेंगे सिचुएशन को। उससे पूछ के खा लेंगे कि भाई क्या मैं खा लूँ यार? देख मुझे भी भूख लग रही है, तो हम शेयर करके खा लें क्या? तो ये डिसीज़न आपकी इड आपसे दिलवाने का काम करेगी, रियलिटी प्रिंसिपल, और ये बैलेंस करती है इड और सुपर ईगो दोनों को। इसके बाद अगला जो आता है वो है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि भाई ऐसी एक हमारी अप्रोच है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपनी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके अपने आप के सामने पेश करते हैं, ताकि हमारे अंदर जो स्ट्रेस और एंग्जायटी है वो कम हो सके। तो व्हाट इज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म? डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आर द सेम थिंग्स। सो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म मतलब जब एक इंसान अपनी रियलिटी को तोड़ मरोड़ कर अपने सामने रखने की कोशिश करता है, ताकि जो उसके अंदर स्ट्रेस हो रहा है और एंग्जायटी हो रही है वो कम हो सके। So the way we distort our reality in order to reduce our stress and anxiety is called defense mechanism. Then इसमें किस किस तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म बताए गए हैं? तो सबसे पहले आता है इसमें रिप्रेशन, यानी कि हम रिप्रेस कर सकते हैं अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को।
जो भी कुछ बुरी थॉट्स या बुरी फीलिंग हमारे मन में है, जो हम नहीं चाहते कि भाई दिमाग में आए हमारे, उसको हम अपने कॉन्शियस दिमाग से, यानी कि कॉन्शियस माइंड से, जिसके बारे में हम अभी अवेयर हैं, वहां से निकाल के अनकॉन्शियस तक धकेलने की कोशिश करते हैं। यानी कि बाय अवॉइडिंग द थॉट, कि नहीं नहीं मैंने इसके बारे में सोचना नहीं है, जब जब थॉट है उसको अवॉइड कर दिया, ताकि वो अवेयरनेस से हट जाए और धीरे धीरे प्री कॉन्शियस में जाके अपना आराम से अनकॉन्शियस में पहुंच जाए और हम कंप्लीटली उसके बारे में अनअवेयर हो जाए। ऐसी जब हम कोशिश करते हैं उसको बोला जाता है रिप्रेशन, कि हम थॉट को रिप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। देन आता है डिनायल। डिनायल क्या होता है? डिनायल का मतलब सिचुएशन को डिनाई कर देना। जो भी कुछ रियलिटी हो रही है, नहीं ऐसा हो ही नहीं रहा भाई, मैं मान ही नहीं रहा ऐसा होता है। जैसे कि मूवी वगैरह में आपने देखा होगा कि किसी की डेथ हो गई किसी की, तो भाई सब जो जैसे हीरो है तो हीरोइन की डेथ हो गई तो हीरो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो मान ही नहीं रहा। तो इसको बोलते हैं डिनायल। पहला रिएक्शन हमारा जो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए होता है, वो ज्यादातर केसेस में डिनायल ही होता है, कि हम मानने से ही इनकार कर देते हैं। अगेन वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी को थोड़ा देर के लिए मैनेज कर पाए। देन रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब जब हम एक अपोजिट रिएक्शन फॉर्म कर लेते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, जैसी सिचुएशन है उससे बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन हम एक बना लेते हैं, ताकि हम अपनी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कुछ देर के लिए मैनेज कर पाए। जैसे कि एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में आपने देखा होगा, डॉक्टर अस्थाना गुस्सा आता है तो हंसता है। ये एग्जांपल है रिएक्शन फॉर्मेशन का, क्योंकि उसने अपोजिट रिएक्शन फॉर्म कर लिया, गुस्सा आने पे वो हंस रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। देन रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब जब आप सिचुएशन को अपने लिए लॉजिकल फील करवाने की कोशिश करते हो कि भाई कोई नहीं, जो भी हो रहा है ना ठीक हो रहा है, इट्स फाइन। तो रैशनलाइजेशन में हो सकता है कि आप किसी जॉब में सिलेक्ट नहीं हुए, आप जॉब का इंटरव्यू देने गए और तो सिलेक्ट नहीं हुए, तो अपने आप को ये बोलना कि कोई नहीं, मुझे इससे बेटर जॉब मिलेगी। लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो आगे से आप ये बोलो कि अरे ये तो डिजर्व ही नहीं करती भाई साहब, और बढ़िया कोई मिलेगी हमें। तो मतलब कि रैशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि हम किसी भी सिचुएशन को अपने लिए लॉजिकल और ठीक फील करवाने की जब कोशिश करते हैं कि कोई नहीं, जो हुआ है ना लॉजिकल है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है भाई, सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी हुआ है ठीक हुआ है। जब हम खुद को ऐसा फील करवाने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन को रैशनल और लॉजिकल फील करवाने की कोशिश करते हैं खुद को, उसको कहा जाता है रैशनलाइजेशन। इसके बाद आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? जब हम अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स जो कि हम हमारे अंदर असल में होती हैं, उनको दूसरे इंसान पे प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे प्रोजेक्टर काम करता है ना, वैसे आप इसे रिलेट करके समझ सकते हो। प्रोजेक्टर क्या करता है? जो चीजें, जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर फीड होती है, वो सामने दीवार पे उसे दर्शाता है। मतलब कि जो हमारे अंदर असली फीलिंग और जो हम अंदर से हैं, जैसे हम अंदर से हैं, वो हम दूसरे को कहते हैं कि भाई तू ऐसा है। यानी कि जब हम दूसरे की तरफ एक उंगली कर रहे होते हैं, तो तीन उंगलियां कहीं ना कहीं हमारे तरफ इशारा कर रही होती हैं। तो कुछ ऐसे आप प्रोजेक्शन को समझ सकते हो कि जैसे आप खुद हो, वैसे आप समझते हो कि दुनिया बिल्कुल वैसी है। तो जब हम अपनी थॉट्स, अपनी ट्रू फीलिंग्स को दूसरों पे प्रोजेक्ट करें, दूसरों को कहें कि भाई तू ऐसा है, यानी कि कोई इंसान एग्रेसिव टेंडेंसी रखता है तो वो बोले कि भाई दूसरा इंसान मेरे पे गुस्सा करता है, दिस इज प्रोजेक्शन। अपनी फीलिंग को दूसरे पे प्रोजेक्ट करना। बट इसको सिगमंड फ्रॉइड को इसके लिए भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था कि भाई लोगों ने कहा बाकी तो ठीक है यार, पर इससे कैसे स्ट्रेस और एंग्जाइटी मैनेज हो रही है। तो ये आपके ऊपर है भाई, इसे मानना है नहीं मानना। पर हाँ, इसने अपनी थ्योरी में तो भाई ये सारी चीजें ही बोली हैं कि सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी को मैनेज करने में हमारे काम आती हैं। और दिस इज हाउ वी डिस्ट्रॉट आवर रियलिटी इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम आवर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। दिस इज डिफेंस मैकेनिज्म। इसके बाद इसने दिया 5 स्टेजेस थ्योरी, जिसको कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी कहा जाता है। यानी कि एक इंसान किस तरीके से बचपन से लेके बड़े होने तक साइकोलॉजिकली और सेक्सुअली डेवलप होता है। इसने बोला कि हर स्टेज में एक अलग तरीके का एनोर्जिनस जोन होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक जोन होता है हर स्टेज के अंदर। एक स्पेसिफिक एरिया कुछ होता है जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है एक पर्टिकुलर एज में, दैट इज नोन एज द एनोर्जिनस जोन, कि उस पर्टिकुलर स्टेज में वो एरिया की एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो ओरल स्टेज में माउथ को वो एनोर्जिनस जोन माना जाता है, और ओरल स्टेज में ये माना जाता है कि हर बच्चा बाय बर्थ तो 1 to 2 ईयर की जो एज है, मतलब पैदा होने से लेके 1 साल 1.5 साल के आसपास तक हर चीज को उठा के मुंह में डालता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी ओरल स्टेज में और वो अपनी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा होता है थ्रू दी सेंसेशंस ऑफ माउथ। देन एनल स्टेज आती है। एनल स्टेज में कहा जाता है 1 से 3 साल तक की ये स्टेज है, और बच्चे को 3 साल का होने तक एक्सक्रीशन की प्रोसेस पूरी समझ आ जानी चाहिए। बच्चा यहाँ पर यूरिनेशन और एक्सक्रीशन की सारी प्रोसेस को समझता है, वॉशरूम यूज करना बेसिकली इन शॉर्ट समझने की कोशिश करता है कि कहीं पे भी कुछ भी खराब नहीं करना है माहौल, और अपना वॉशरूम यूज करना है जब प्रेशर, मतलब कुछ हमें लग रहा है उस तरीके से, और एक्सक्रीशन का हमारे अंदर वो फीलिंग हो रही है, तो उस टाइम पर वॉशरूम यूज करना, मतलब वो सारी प्रोसेस वो समझता है एनल स्टेज के अंदर। बाय द एज ऑफ 3 ये काम हो जाना चाहिए, सिगमंड फ्रॉइड मानता है।
देन फेलिक स्टेज आती है। फेलिक स्टेज में इसने क्या बोला कि अब बच्चा अपने जेंडर के बारे में, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में अवेयर हो जाता है कि अच्छा मेल फीमेल ये होता है, और इसे माना जाता है कि अप्रॉक्स 4 से 5 साल की एज में बच्चा इस थॉट के बारे में अवेयर हो जाता है कि अच्छा मेल ये होता है, फीमेल ये होता है, और जेंडर के बारे में अवेयर हो जाता है। इसमें सिगमंड फ्रॉइड ने बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सी एक बात बोली कि इस स्टेज के अंदर जो मेल बच्चे हैं वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को एक्सपीरियंस करते हैं, और जो फीमेल बच्चे हैं वो इस स्टेज में इलेक्ट्रापस कॉम्प्लेक्स को एक्सपीरियंस करते हैं। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है कि अपनी जो मेल बच्चे हैं वो मदर के लिए लव अफेक्शन की फीलिंग को शो करते हैं, और फादर के लिए हॉस्टाइल और नेगेटिव इमोशन शो करने लग जाते हैं अप्रॉक्स द एज ऑफ 4, 5, 6 ईयर के आसपास। इसको उसने बोला ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। एक किंग था कोई, उसके नाम पे इसने इसको रखा है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। देन इलेक्ट्रापस कॉम्प्लेक्स क्या है? इलेक्ट्रापस एक क्वीन थी जिसने अपने ब्रदर के साथ मिलके अपनी मदर की डेथ की वो रीजन बनी थी। सो बेसिकली इलेक्ट्रापस कॉम्प्लेक्स में ये सिगमंड फ्रॉइड बताता है कि एक लड़की को अपने फादर के लिए अफेक्शन लव फीलिंग होती है और मदर के लिए हेटरेट की फीलिंग होने लग जाती है। तो इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स बताए थे सिगमंड फ्रॉइड ने फेलिक स्टेज के अंदर। मेल बच्चा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को एक्सपीरियंस करता है और फीमेल इलेक्ट्रापस कॉम्प्लेक्स को एक्सपीरियंस करती है। देन सिगमंड फ्रॉइड ने इसमें यह भी बताया कि ये रिजॉल्व होना जरूरी है, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, जो कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, इनका रिजॉल्व होना जरूरी है एक अच्छी ग्रोथ के लिए, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। तो ये रिजॉल्व हो जाते हैं। देन धीरे धीरे फीमेल चाइल्ड अपने आप को अपनी मदर के साथ आइडेंटिफाई करना चालू कर देती है, और मेल चाइल्ड अपने आप को अपने फादर के साथ आइडेंटिफाई करना चालू कर देते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके ड्यू टू द फियर ऑफ पनिशमेंट और एनीथिंग वो बेसिकली रिजॉल्व हो जाती है फीलिंग, और बल्कि फीलिंग ऑफ लव फीमेल चाइल्ड अपनी मदर के लिए फिर उसके मन में आ जाता है, और मेल चाइल्ड के लिए फादर के लिए फीलिंग ऑफ लव अफेक्शन और उसके जैसे वो बनना चाहता है, ये सब फीलिंग मन में आने लग जाती है। देन लेटेंसी की स्टेज आती है। लेटेंसी की स्टेज 6 साल से लेकर प्यूबर्टी तक चलती है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। इसमें उसने बताया कि ये लीस्ट सेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ध्यान पूरी तरीके से जेंडर सेक्सुअलिटी वगैरह से हटकर अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर चले जाता है, और बच्चे स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो जाते हैं पूरी तरीके से, या फिर अपना एकेडमिक्स में पूरी तरीके से बच्चे इंडल्ज होने की कोशिश करते हैं। मतलब कि सेक्सुअल जो मन में आया था अवेयरनेस, उससे अब थॉट हमारे हट जाते हैं बिल्कुल ही लेटेंसी की स्टेज में। देन वो दोबारा से वापस आते हैं जब हमें प्यूबर्टी हिट करती है। प्यूबर्टी क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेसिक साइंस में, जब हमारे अंदर बेसिकली सेक्सुअल मैच्योरिटी की आनी चालू हो जाती है, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने चालू हो जाती हैं बाय द एज ऑफ 12-13 का टाइम जो होता है प्यूबर्टी वाला, वहां से लेके अडल्टहुड तक हमारी पूरी ये स्टेज चलती है, जिसको कहते हैं हम जेनिटल स्टेज। तो जेनिटल स्टेज में क्या होता है कि एक बच्चा अपना पूरा सेक्सुअल मैच्योरिटी को अचीव बेसिकली कर लेता है। ये सब उसने जेनिटल स्टेज के अंदर बताया। तो इस तरीके से 5 स्टेजेस में बच्चा डेवलप होता है साइकोलॉजिकली और सेक्सुअली। दिस वाज द 5 स्टेजेस थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड। आई होप ये क्लियर है। ये थी साइकोडायनामिक अप्रोच। उसके बाद आती है नियो एनालिटिकल थ्योरीज। नियो एनालिटिकल मैंने क्यों बोला, जानबूझ के बोला, क्योंकि पोस्ट फ्रॉइडियन का दूसरा नाम नियो एनालिटिकल थ्योरीज भी है। कई बार एग्जाम में नियो एनालिटिकल आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। नियो एनालिटिकल का सेम मतलब होता है जो कि पोस्ट फ्रॉइडियन है, ठीक है। सो पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच के अंदर हम वो सारी थ्योरिस्ट की थ्योरीज को पढ़ते हैं जिन्होंने बहुत लंबे टाइम तक सिगमंड फ्रॉइड के साथ काम किया था। यही बंदा जिसने ऊपर वाली थ्योरीज दी हैं, तो जिसने सिगमंड फ्रॉइड के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया, देन उन्हें क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया। ऐसे सब लोगों की थ्योरीज हम पोस्ट फ्रॉइडियन या फिर नियो एनालिटिकल अप्रोचेस के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले वो इंसान था कार्ल यंग। कार्ल यंग ने बोला कि यार, जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने ना बहुत ज्यादा बात करी थी सेक्स और एग्रेशन पर, कि भाई हमारी जिंदगी का मोटिव ही सेक्स होता है, मतलब लिबिडो लाइफ फोर्स ही हमारी सेक्स है, और एग्रेशन हमारे डेथ इंस्टिंक्ट है। ऐसी बात सिगमंड फ्रॉइड ने करी। मतलब कहीं ना कहीं उसने बोला कि भाई जिंदगी सेक्स और एग्रेशन के बीच ही घूम रही होती है। कार्ल यंग ने इस बात को क्रिटिसाइज किया, भाई ऐसा नहीं है, हमारे एम्स और एस्पिरेशन की भी कुछ इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में। भाई जो मेरे एम है, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ जिंदगी में, वो सब भी हमारी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं ड्राइव करते हैं। इसके बाद इसने सिगमंड फ्रॉइड जैसी एक बात बोली, क्योंकि अल्टीमेटली साथ में इन्होंने काम किया था और बहुत लंबे समय तक साथ में मतलब अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च वगैरह करी है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि हमारे पर्सनैलिटी में एक बेसिकली 3 अलग अलग तरीके की अपोजिंग फोर्सेस होती हैं जो कि आपस में compete करती रहती हैं। तो 3 कंपीटिंग फोर्सेस हमारी पर्सनैलिटी के अंदर होती हैं। जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने ईगो सुपर ईगो बोला, इसने बस वो नाम नहीं दिया, पर इसने भी बोला कि हमारे अंदर 3 अपोजिट नेचर की फोर्सेस होती हैं जो कि हमेशा क्लैश करती रहती हैं, आपस में उनका कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो उनके कन्फ्लिक्ट को बैलेंस करना जरूरी है एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। ये बात इन्होंने बोली थी अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी में, कि भाई 3 कंपीटिंग फोर्सेस हैं हमारे अंदर जिनका कि बैलेंस में रहना जरूरी होता है। इसके बाद इन्होंने 2 टर्म्स हमें दी, एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस, दूसरा आर्केटाइप। इन्होंने बोला कि जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने
पर्सनल अनकॉन्शियस हमें दिया था ना कि एक अनकॉन्शियस हमारा माइंड होता है जिसमें हम अनअवेयर है जिन थॉट्स के बारे में, हमें नहीं पता कैसे हैं पर वो हमारे मन में हैं अभी भी थॉट्स। वैसे ही इसने बोला एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी होती है जो कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जिसे शेयर करते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, जब मैं बोलता हूँ गॉड तो मन में एक अलग फीलिंग आती है ना, दिस इज आवर कलेक्टिव अनकॉन्शियस। सबके मन में है, सबके मन में एक फियर है, फियर किसी ना किसी चीज का कुछ ना कुछ सबके मन में है। गॉड के बारे में एक इमेज अलग से सबके मन में बनी हुई है। मदर अर्थ, धरती माता, हर किसी के मन में इस तरीके के थॉट स्टोर हैं। तो मतलब कि ऐसे थॉट्स, ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस जो कि हमें नहीं पता कि कहां से हमारे अंदर आए, पर हमें हमारे अंदर हैं और सबके अंदर है, मोस्टली लोगों के अंदर हैं। ऐसे थॉट्स, फीलिंग्स हम कहते हैं कि वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में हमारी होते हैं, जो कि हमने एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल अलग अलग एक्वायर नहीं करी, बल्कि इनहेरिटेड ही हमारे अंदर ऑलवेज ही थी। ये कार्ल यंग ने माना कि कुछ ऐसे थॉट्स और फीलिंग्स होती हैं जो बाय बर्थ या मतलब एक तरीके से इनहेरिटेड हमारे अंदर होती हैं और सबके अंदर वो चीजें कॉमन होती हैं। और कलेक्टिव अनकॉन्शियस अगर एक तरीके का बर्तन है तो उसके अंदर जो चीजें आती हैं, इस माइंड के इस पार्ट के अंदर जो चीजें आती हैं उनको हम बोलते हैं आर्किटाइप। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर जो चीजें होती हैं, जो कंटेंट होता है, उसको हम आर्किटाइप बोलते हैं। यानी कि जो मैंने एग्जांपल दिए मदर अर्थ या गॉड का या पियर का, ऐसे कोई भी जो मैंने एग्जांपल दिया, वो सब किसके एग्जांपल हैं? आर्कीटाइप्स के एग्जांपल हैं। सो आर्कीटाइप्स आर व्हाट रिप्रेजेंट्स आर कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर आने वाली चीजें आर्कीटाइप्स होती हैं। ये थ्योरी थी कार्ल यंग की। देन कैरन ने अपनी थ्योरी दी। कैरन एक लेडी साइकोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड को ढंग से क्रिटिसाइज किया कि भाई तूने यार लेडी की बात ज्यादा नहीं करी है, तूने सिर्फ मेल मेल पर्सपेक्टिव की बात करी है। तो इसलिए कैरन ने इन्हें क्रिटिसाइज भी किया और कैरन ने इसीलिए बोला कि भाई इक्वालिटी की बहुत जरूरी है, मतलब इक्वालिटी बहुत जरूरी है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी। अगर आप इक्वली बच्चों को ट्रीट करोगे तभी वो अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। अगर उन्हें फील होगा कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला है तो उनकी पर्सनैलिटी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। देन वुमेन आर मोर अफेक्टेड बाय नर्चर, ये बात उन्होंने बोली। यहां पर थोड़ा गलत लिखा है, इसे करेक्ट कर लेते हैं। वुमेन आर अफेक्टेड मोर बाय द नर्चर देन द नेचर। ये बात बोली थी कैरन ने कि हम एक जो लड़कियां हैं वो ज्यादा इंपैक्ट किससे होती हैं, उनको किससे इंपैक्ट होता है? बाय नर्चर, बाय एनवायरमेंट। यानी कि जीन से ज्यादा नहीं इंपैक्ट होता उन्हें, उन्हें अपने एनवायरमेंट से ज्यादा इंपैक्ट होता है उनकी पर्सनैलिटी पर। देन डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशन की उन्होंने बात करी कि अगर बचपन में एक इंसान के अच्छे रिलेशन नहीं थे अपने मम्मी पापा के साथ, एक बच्चे के अच्छे रिलेशन नहीं थे, डिस्टर्ब्ड थे वो रिलेशन, तो उसके मन में हॉस्टिलिटी होगी, गुस्सा होगा और नेगेटिव फीलिंग होगी अपने मम्मी पापा के लिए और वो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी ग्रो नहीं हो पाएगी इस वजह से। क्यों? क्योंकि वो बेसिक एंग्जाइटी को फील करेगा जिंदगी भर और इस एंग्जाइटी से बाहर निकलना उसके लिए जरूरी होगा, तभी वो अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से ग्रो कर पाएगा। सो अगर बचपन में एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हो मम्मी पापा के साथ, वो केयर अफेक्शन हमें नहीं मिला, तो उसकी वजह से हमारे अंदर बेसिक एंग्जाइटी अराइज हो सकती है और इस बेसिक एंग्जाइटी को पार करना जरूरी है पर्सनैलिटी की अच्छी डेवलपमेंट के लिए। ये बात कैरन ने हमें बताई थी। तो ये थ्योरी थी कैरन हॉर्नी की। इसके बाद आता है एल्फ्रेड एडलर। एल्फ्रेड एडलर ने क्या बोला? एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी को बोला जाता है इंडिविजुअल साइकोलॉजी और इसने ये माना था कि जो लोग हैं ना वो अपनी लाइफ में इसलिए मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई गोल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई गोल होता है, कोई एम होता है। हमारा बिहेवियर एमलेस कभी भी नहीं होता। हमारे ह्यूमन बिहेवियर्स आर ऑलवेज गोल डायरेक्टेड। इसीलिए जो आपकी जिंदगी में आपके पर्सनल गोल्स होते हैं वो बहुत बड़ी वैल्यू प्ले करते हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है उनके आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपको मोटिवेटेड रखते हैं। और अगर आप मोटिवेटेड हो तभी आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी ग्रो हो पाएगी। अदरवाइज आप अच्छे तरीके से ग्रो ही नहीं कर पाओगे और आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसने बोला एल्फ्रेड एडलर ने, कि कभी ना कभी जिंदगी में हर कोई पर्सन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को फील करेगा। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड गिल्ट। जब हमें अपने आप से गिल्ट होने लग जाए, इनएडिक्वेट फील करने लग जाए कि मैं तो कुछ जिंदगी में कर ही नहीं सकता, ऐसी फीलिंग को इंफीरियरिटी कहा जाता है। तो एक इंसान जिंदगी में किसी ना किसी पॉइंट पर इंफीरियर जरूर फील करता ही करता है और इस इंफीरियरिटी को दूर करना, इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को सरपास कर जाना जरूरी है एक इंसान के लिए अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। और इसको सरपास करने में भी हमारी कौन हेल्प करेगा? हमारे पर्सनल गोल्स। इसलिए आपकी जिंदगी में कोई बड़ा गोल होना चाहिए, तभी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी ग्रो हो पाएगी। ये बात एल्फ्रेड एडलर ने हमें बताई है। सो मेक अ पर्टिकुलर गोल इन योर लाइफ, जिसको कि अचीव करने के लिए आप कुछ मतलब करना चाहते हो जिंदगी में, उससे आप एक अच्छी जिंदगी भी जियोगे और पर्सनैलिटी भी आपकी अच्छी डेवलप होगी। देन एरिक फॉर्म। एरिक फॉर्म आता है। एरिक फॉर्म ने क्या बोला? एरिक फॉर्म ने बोला, इससे बिल्कुल उल्टी बात बोली। जैसे इसने पर्सनल अपने गोल की बात करी, एरिक फॉर्म ने बोला अ मैन इज अ सोशल बीइंग। यानी कि एक इंसान सोसाइटी के साथ ही अच्छा इंसान रह सकता है। यानी कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है एरिक फॉर्म के हिसाब से? जब हम लोगों के साथ जुड़े रहें।
पर्सनैलिटी डेवलप्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, यानी कि जब इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जब आप सोसाइटी से जुड़ते हो, सोसाइटी के साथ मिलते हो, सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हो, सोसाइटी में जस्टिस प्रिवेल करने के लिए कुछ काम करते हो, सोसाइटी की फ्रीडम के लिए कुछ काम करते हो। जैसे कि महात्मा गांधी ने अगर कोई लड़ाई लड़ी है एक सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, तो उस लड़ाई की वजह से ही, उस इंटरेक्शन ऑफ पीपल की वजह से ही उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी बन पाई है, जो जिसकी वजह से आज हम उन्हें जानते हैं। तो बेसिकली एरिक फॉर्म ने ये माना कि अ मैन इज अ सोशल बीइंग। तो जितना ज्यादा आप लोगों के साथ रहोगे, लोगों के लिए काम करोगे, सोसाइटी में जस्टिस वगैरह प्रिवेल करने की कोशिश करोगे, उतनी ही ज्यादा बेटर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। देन अगली लास्ट थ्योरी इसके अंदर आती है एरिक एरिक्सन की थ्योरी। एरिक एरिक्सन ने बोला कि एक जो इंसान है ना, वो अपनी आइडेंटिटी की सर्च में रहता है। एडोलेसेंट एज में सबसे बड़ा टास्क हमारा होता है हमारी आइडेंटिटी को ढूंढना। आइडेंटिटी का क्या मतलब है? स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही मैंने आपको बताया था, हमारे कुछ ऐसे एट्रीब्यूट जो कि लोग परसीव कर पाए, यानी कि हम कौन हैं, हमारी क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, मेरा क्या एम है लाइफ में। ये सब जानना, अपनी आइडेंटिटी को जानना है कि भाई मैं कौन हूं, मैं क्या करना चाहता हूं जिंदगी में, मम्मी पापा के अलग मेरी क्या अस्तित्व है, मेरी क्या पहचान है। तो आइडेंटिटी अपनी ढूंढता है एक इंसान एडोलेसेंट की एज के अंदर, और बाय द एंड ऑफ एडोलेसेंट हमें एक पता होना चाहिए कि हमने इस डायरेक्शन में जाना है, ये सब हमने करना है। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो आइडेंटिटी क्राइसिस हम झेल सकते हैं, यानी कि आइडेंटिटी के लिए अपनी कंफ्यूजन हमें जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी, जब तक भी अपनी आइडेंटिटी हमें पता नहीं चल जाती कि भाई मेरी क्या एम है, क्या गोल है, अपने बारे में हम कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे, और वो कंफ्यूजन की स्टेट में हम देन रहेंगे। इस कंफ्यूजन की स्टेट को कहा जाता है आइडेंटिटी का क्राइसिस हो जाना, जो कि अच्छा नहीं है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। और इसने बोला कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो प्रोसेस लाइफ लॉन्ग है, जिंदगी भर चलती ही रहती है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, ये थी एरिक एरिक्सन की थ्योरी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। पोस्ट फ्रूडियन अप्रोचेस खत्म हो गई। इसके बाद अगली जो अप्रोच आती है वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, जिसको कि बोला जाता है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरिस्ट लोग और हर चैप्टर में आप देखोगे बड़े प्रैक्टिकल हैं, बड़े सीधी सी बात करते हैं। बिहेवियरल अप्रोच ने बोला भाई साहब पर्सनैलिटी क्या है, जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स करते हो, जो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे डिफाइन पढ़ी थी ना पर्सनैलिटी की, कि पर्सनैलिटी होती क्या है, ये जो डिफाइन है ये कहीं ना कहीं बिहेवियरिस्ट लोगों की डिफाइन है पर्सनैलिटी की, कि किस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं इंसानों को और सिचुएशंस को, वो उनकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। सो बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि पर्सनैलिटी को देखने के लिए आपके माइंड में जाना, इंट्रा साइकिक फोर्सेस हैं, इड ईगो, सुपर ईगो, या और सब बातें जो अभी यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं, डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशन वगैरह, नहीं, इन सब की कोई रोल नहीं है। बिहेवियरिस्ट लोग मानते हैं कि भाई साहब सिर्फ बिहेवियर को देखा जाता है। पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी मतलब आपका बिहेवियर, कैसे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो चीजों को। तो बिहेवियरिस्ट बिलीव इन द डाटा दैट आर डिफाइनेबल, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, इसलिए वो बिहेवियर की बात करते हैं, वो रिस्पॉन्सेज की बात करते हैं, जो कि दिख सकते हैं, ऑब्जर्व हो सकते हैं, और उन्हें हम मेजर भी कर सकते हैं। एज पर देम पर्सनैलिटी कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज द रिस्पॉन्स दैट इंडिविजुअल गिव्स। जो भी अपनी एनवायरनमेंट को, लोगों को, सिचुएशन को आप रिस्पॉन्ड करते हो, जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, दैट इज योर पर्सनैलिटी। दे सी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज चेंज इन द रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब इनके हिसाब से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है, कि जब आपका रिस्पॉन्ड करने का तरीका बदल जाए किसी भी सिचुएशन में, तो जब आपका वो तरीका बदल गया तो मतलब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई। इस तरीके से देखते हैं। तो इनके लिए मेन टर्म क्या है पर्सनैलिटी में? रिस्पॉन्स। स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी इज रिस्पॉन्स। तो हर हमारा जो बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड होता है, तो हमें पता ही है। तो इसलिए हर बिहेवियर हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी ना किसी नीड को सेटिस्फाई कर सकें। देन हम कैसे सीखते हैं अपनी पर्सनैलिटी को? तो बेसिकली किसी भी लर्निंग मॉडल से, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गई, क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई। तो इन तीन में से कोई भी फॉर्म ऑफ लर्निंग की वजह से हम अपने ये रिस्पॉन्सेज करने को सीखते हैं, और ये मानते हैं कि पर्सनैलिटी एक लर्नड कॉन्सेप्ट है। हम सीखते हैं इसे कैसे? बाय लर्निंग द रिस्पॉन्सेज, कि भाई आपने सीखा है ऐसा रिस्पॉन्ड करना इस सिचुएशन में, तो इस वजह से आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई है। तो पर्सनैलिटी इज अ लर्नड कॉन्सेप्ट, और वो आपके बिहेवियर से बिल्कुल रिलेट करती है, और हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट, वो चीज आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाती है। तो ये कुछ जरूरी पॉइंट है जहां पे मैंने लिखे हैं अबाउट द बिहेवियरल अप्रोच। मतलब बहुत सिंपल सी बात ये करती है। सबसे जरूरी इसमें क्या है? रिस्पॉन्स को समझना है, कि रिस्पॉन्स ही हमारी पर्सनैलिटी है। देन आती है कल्चरल अप्रोच। कल्चरल अप्रोच क्या बोलती है? कल्चरल अप्रोच सिंपल सी बात बोलती है, पर इसके मतलब को समझो, कि जो हमारी पर्सनैलिटी है ना, वो हमारे कल्चर की वजह से बनी है। जैसे कल्चर में हम रहते हैं, वैसी ही पर्सनैलिटी को हम दिखाते हैं। अब कल्चर मतलब क्या? कल्चर बहुत बड़ी टर्म है। कल्चर का मतलब होता है ऑल द मैन मेड पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। जो भी कुछ मैन मेड पार्ट है हमारे एनवायरमेंट का, वो सब हमारा कल्चर है। तो हमारी इकोलॉजी, हमारा कल्चर जिस तरीके का है, जैसे एरिया में आप रहते हो, जैसे कि आपने देखा होगा गांव में रहने वाला एक इंसान और शहर में रहने वाला इंसान, उनकी पर्सनैलिटी में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों? क्योंकि रहन सहन जिसको हम बोलते हैं, लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं, वो बदल जाता है हमारे कल्चर की वजह से।
तो बेसिकली जैसे फ्लोरा एंड फौना में आप रहते हो, मतलब जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में आप रहते हो, जैसे माहौल में आप रहते हो, जैसे एरिया में आप रहते हो, जैसे जियोग्राफिकल लोकेशन में आप रहते हो, उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम डिसाइड होता है कि किस तरीके के कामकाज आप करते हो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। कहीं ना कहीं वो भी आपका कल्चर ही है। तो वो इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम हमारा जो होता है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे अलग अलग तरीके की ट्रेड्स को डिसाइड करवाने में। जैसे कि एक अगर आप अपनी बुक का एग्जांपल देखो तो आपको बिरहौर कम्युनिटी का एक एग्जांपल दिया गया कि ट्राइबल कम्युनिटी है। तो उस ट्राइबल कम्युनिटी में बच्चों को छोटी एज से ही जंगल में भेज दिया जाता है, भाई अपने लिए फूड वगैरह शेल्टर आपने इकट्ठा करना है। तो वो वाले बच्चे जो होते हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी में पले बड़े हैं, रेदर देन हम शहर वाले बच्चे, इनमें कितना जमीन आसमान का फर्क होगा। उनको बचपन से ही एनॉर्मस फ्रीडम दी गई है, तो वो रिस्क टेकर होंगे वो बच्चे, है ना। वो बच्चे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो बच्चे बहुत अर्ली एज से ही बड़े अंडरस्टैंडिंग और लाइक एक मतलब बड़ा ही काम काज कैसे करना है उनको सब कुछ पता होगा। वो क्रिटिकली सोच सकते हैं, उनको शिकार विकार करना आता है। तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कमाना कैसे, मतलब अपने आप को सर्वाइव कैसे करना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। वो क्रिटिकल थिंकिंग उनकी हमसे ज़्यादा अच्छी होगी, उनकी डिसीजन मेकिंग हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वो बहुत बचपन से ही एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी दुनिया को, खुद से सब कुछ कर रहे हैं, रेदर देन हम जिनको कि ओवर पैम्परिंग मिली है। तो हम क्या होंगे, हम डिपेंडेंट ज़्यादा होंगे, वो बच्चे इंडिपेंडेंट होंगे बहुत ज़्यादा, है ना। तो मतलब कि ऐसे कल्चर की वजह से भी हमारी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। सो इसके अंदर कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप रीड कर सकते हो, आपको और बेटर समझ आ जाएगा, बट बेसिक आइडिया मैंने आपको समझा दिया। तो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस कैसी होती हैं हमारी, कैसा इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम होता है, ये कुछ की टर्म्स हैं जिस जो लिख के बाकी अपनी लैंग्वेज में आप सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। कल्चरल अप्रोच ऐसी सिंपल सी ही अप्रोच है कि जैसा कल्चर वैसी पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट अप्रोच आती है इस चैप्टर की, वो है हमारी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को कार्ल रॉजर ने दिया था, बट इसके अंदर एक और नाम आता है अब्राहम मैस्लो। सो अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर ने मिलकर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहीं ना कहीं दी है, बट स्टिल एक नाम अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे कि दिस अप्रोच वाज गिवन बाय कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स का ये मानना था कि जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसका जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो है बीइंग अ फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल। कि हर इंसान अपनी जिंदगी में एक फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल बनना चाहता है। जैसे कि एक मशीन है, वो मशीन 1 मिनट के अंदर 10 पेन प्रोड्यूस कर सकती है, तो ये उसकी फुली फंक्शनिंग है। बट अभी वो 7 पेन प्रोड्यूस कर रही है, तो अपनी फुली फंक्शनिंग पर नहीं है। तो आपकी जो अच्छाइयां हैं, जो आपकी क्वालिटीज हैं, आप उसका बेस्ट लेवल अचीव करना चाहते हो। यू वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। दिस इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अ फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल। तो इन्होंने बोला कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो ऐसे काम करती है, वो डेवलप ऐसे होती है कि हर इंसान फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल बनना चाहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन 10 पॉइंटों में से सेकंड पॉइंट आता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट। इसने दूसरा कॉन्सेप्ट ये दिया था आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ का। सो आइडियल सेल्फ इसने बोला हमारा ऐसा सेल्फ होता है जो हम बनना चाहते हैं, और रियल सेल्फ हमारा ऐसा सेल्फ होता है जो हम अभी हैं। तो लेट्स से यू वांट टू बी द टॉपर ऑफ द स्कूल, बट आपका रियल सेल्फ ये है कि आप दिन में 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं करते हो। तो बेसिकली आपका रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के अंदर जितना ज्यादा डिफरेंस बढ़ेगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो बट यू वांट टू बी द टॉपर, या आप जिम नहीं जा रहे हो बट यू वांट अ हेल्दी फिजिक, या फिर आप जंक फूड खा रहे हो एंड यू वांट अ हेल्दी फिजिक, तो क्या होगा, आपका रियल सेल्फ जो है और आपका जो आइडियल सेल्फ है जो आप बनना चाहते हो, उनके बीच में गैप कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो इसने बताया कार्ल रॉजर ने कि जितना ज्यादा ये गैप बढ़ेगा उतना ज्यादा आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन होगी, और जितना कम होगा ये गैप, यानी कि जितना ज्यादा आपका रियल सेल्फ आपके आइडियल सेल्फ के पास जाता चला जाएगा कि इफ यू वांट टू बी द टॉपर तो आप पढ़ाई कर रहे हो, इफ यू वांट टू बी फिट तो आप जंक फूड को अवॉइड कर रहे हो और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस उतना ही ज्यादा जितना मतलब कि रियल सेल्फ पास आता जाएगा, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ में क्या होगी, हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी। तो सबसे जरूरी पॉइंट सेकंड पॉइंट कि फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल बनने के लिए हमारी पर्सनैलिटी ग्रो होती है, और देन फिफ्थ पॉइंट कि हमारा आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ दो तरीके के सेल्फ होते हैं, और जितना ज्यादा इनके अंदर गैप होगा उतनी ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन, जितना कम गैप होगा उतनी ज्यादा हैप्पीनेस हमारे अंदर होगी। देन इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसने बोला कि हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, जैसे कि एरिक एरिक्सन ने बोला था, वैसे इसने बोला कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमेशा होती रहती है। और दो अजम्पशन इसने बताई हमारे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो गोल ओरिएंटेड होता है और वर्थवाइल होता है, यानी कि किसी ना किसी गोल को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम कोई ना कोई बिहेवियर करते हैं। इंसान कोई ना कोई बिहेवियर किसी ना किसी गोल को सेटिस्फाई करने के लिए कहता है, कि ये अजम्पशन थी। और दूसरी अजम्पशन ये कि हर इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरीके से जानना चाहता है। जो अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थी, जो ट्राइंगल उसने दिया था हायरार्की ऑफ नीड अब्राहम मैस्लो ने, उसमें टॉप मोस्ट नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो एवरीवन वांट टू बी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड।
हर इंसान अपने आप को पूरी तरीके से जानना चाहता है, ये भी एक assumption करके ये लोग चले थे। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि पीपल आर कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्चुअलाइजिंग देयर ट्रू सेल्फ, यानी कि अपने आप को जानने की कोशिश में हर इंसान लगा ही रहता है। तो ऐसे ये कुछ पॉइंट हैं अबाउट द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इनको आप पढ़ सकते हो तो और बेटर आपको चीजें समझ आ जाएंगी। बट मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेना। अगर बहुत बड़े नंबर का क्वेश्चन है तो सारे लिखोगे पॉइंट, बट वैसे अगर छोटा क्वेश्चन, छोटे नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें क्या करना है सेकंड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, ये दो पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर के। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर नंबर 2 समझ आ गया होगा, और कोई भी डाउट बचा है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो, नाउ इट्स ऑल योर वर्क। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना यार, और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि और लोगों तक भी ये कंटेंट पहुंच सके और लोगों को समझ आए कि साइकोलॉजी बहुत प्रैक्टिकल है, डरने की जरूरत नहीं है यार। तो हम ऐसे ही चैप्टर नंबर 3 और भी मतलब सारे चैप्टर जितने भी आपके आगे के हैं सब यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और अगर साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, आगे साइकोलॉजी के साथ जुड़ा रहना है आपने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बीए, एमए और जनरल साइकोलॉजी बहुत कुछ इस चैनल पर आपके लिए आने वाला है, जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू को ऐड करेगा, ऐसा कंटेंट आने वाला है। ठीक है, तो जुड़े रहो चैनल के साथ, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।